मधु। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का इंग्लिश सैम्पल पेपर जो कि सीबीएसई ने रिलीज किया है। तो सीबीएसई ने आपके सभी सब्जेक्ट्स के सैम्पल पेपर रिलीज कर दिए हैं फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। एंड आज इस वीडियो में हम इंग्लिश के सैम्पल पेपर को पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे, सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बताऊंगी। So this video is going to be very helpful for you, so watch this video till the end. So friends, स्टार्ट करते हैं। ये आपका पूरा सैम्पल पेपर है, इसमें आपके पास टाइम है टोटल 3 आवर्स एंड टोटल ये मैक्सिमम मार्क्स का है 80 मार्क्स का। ओके, सो लेट्स रीड द इंस्ट्रक्शन। सो 15 मिनट्स प्रायर रीडिंग टाइम अलॉटेड फॉर क्वेश्चन पेपर रीडिंग। तो 3 घंटे स्टार्ट होने से पहले आपको 15 मिनट दिए जाएंगे जिसमें आप सारे क्वेश्चन पेपर को रीड करोगे। ठीक है, तो आपके पास 15 मिनट एक्स्ट्रा है फॉर रीडिंग। ओके, देन क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 सेक्शन। 3 सेक्शन है आपके क्वेश्चन पेपर में। पहला सेक्शन है रीडिंग पार्ट। रीडिंग पार्ट में आपके 2 अनसीन पैसेज हैं जो कि 10 मार्क्स के। तो टोटल जो आपका पहला जो सेक्शन है रीडिंग वो टोटल 20 मार्क्स का है। ठीक है, देन अगला सेक्शन है ग्रामर एंड राइटिंग। तो इसमें ग्रामर पोर्शन भी है एंड राइटिंग पोर्शन भी है। ठीक है, एंड देन तीसरा सेक्शन है लिटरेचर जिसमें आपके सारे लिटरेचर के चैप्टर्स जो आप पढ़ चुके हो उनसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये 3 सेक्शंस हैं। नाउ अटेम्प्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच पार्ट। हर एक पार्ट के लिए आपको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी, उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन ए से विच इज रीडिंग स्किल्स। इसमें हमारे पास 2 अनसीन पैसेज हैं। पैसेज को रीड करके हमें 10 क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो हर एक जो पैसेज है वो 10 मार्क्स का है एंड टोटल ये जो सेक्शन है ये 20 मार्क्स का है। सो हियर इज द फर्स्ट अनसीन पैसेज। ठीक है, इसको हम रीड करेंगे। तो ये जो पैसेज है आपको ऐसे पैराग्राफ्स में गिवन है। सो लेट्स रीड इट। देन mountains have always been held in great awe by mankind. They have been a challenge to humans. तो ये जो पैसेज है ये माउंटेन्स के बारे में। ठीक है, माउंटेन्स के बारे में आपको ये पूरा पैसेज गिवन है एंड पैराग्राफ्स में। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन रीड करेंगे एंड क्वेश्चन रीड करके फिर हम आंसर को फाइंड आउट करेंगे। सो ये टोटल आपको 10 क्वेश्चंस गिवन है, सभी 1 मार्क्स के। तो टोटल ये जो पैसेज है ये 10 मार्क्स का हो गया। ओके, सो व्हाई डज द राइटर से दैट माउंटेन्स इंस्पायर ऑ इन ह्यूमंस। तो राइटर ने ये क्यों बोला है कि जो माउंटेन्स हैं वो ह्यूमंस में एक ऑ की फीलिंग क्रिएट कर देते हैं। ऑ क्या होता है? ये एक सडन, जब हम किसी चीज से इंप्रेस हो जाते हैं, अमेज्ड हो जाते हैं या फिर किसी चीज से हम शॉक हो जाते हैं, तो जो सडन फीलिंग आती है उसको बोला जाता है ऑ। तो जो ह्यूमंस, जो माउंटेन्स हैं वो ह्यूमंस में ऑ क्यों इंस्पायर करते हैं, ऑ की फीलिंग को क्यों क्रिएट करते हैं, ये राइटर ने ये बोला है, ऐसा क्यों बोला है। ओके, सो ये क्वेश्चन जो है ये पैराग्राफ 1 में से, तो हमें क्वेश्चन में ही बता दिया कि कौन से पैराग्राफ में से पूछा गया है। तो पैराग्राफ 1 में हम इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो लेट्स रीड द पैराग्राफ 1। तो यहाँ पर बोला है माउंटेन्स हैव ऑलवेज बीन हेल्ड इन ग्रेट ऑ बाय mankind. ठीक है, they have been a challenge to humans. Those brave among us have always wanted to conquer them. तो जो माउंटेन्स हैं वो ह्यूमंस में एक ऑ की फीलिंग को क्यों क्रिएट करते हैं? बिकॉज जो माउंटेन्स हैं वो ह्यूमंस को चैलेंज करते हैं, वो एक चैलेंज करते हैं ह्यूमंस को। एंड जो ब्रेव ह्यूमंस हैं वो माउंटेन्स को कॉन्कर करना चाहते हैं, मतलब उस पर कब्जा करना चाहते हैं एक टाइप से। ठीक है, कब्जा करने का मतलब, कॉन्कर करने का मतलब है कि उस माउंटेन्स पर चढ़ना चाहते हैं एंड उसको चैलेंज की तरह लेते हैं। इसीलिए जो माउंटेन्स हैं वो ह्यूमंस में एक ऑ की फीलिंग को क्रिएट करते हैं। तो अब हम ऑप्शंस रीड करके सही ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। सो ऑप्शंस क्या हैं? दे प्रेजेंट अस विद अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्साइटिंग स्पोर्ट्स। नहीं, यहाँ पर स्पोर्ट्स की तो कोई बात नहीं हो रही है, सो दिस इज रॉन्ग। Then they evoke the wish in us to master them. Option number B is correct because यहाँ पर master, conquer सेम ही होता है। जो ब्रेव ह्यूमंस है वो क्या करना चाहते हैं? माउंटेन्स को कॉन्कर करना चाहते हैं। कॉन्कर को आप मास्टर भी बोल सकते हो। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है। जो माउंटेन्स हैं वो हमारे अंदर एक विश क्रिएट करते हैं कि हम उनको मास्टर कर लें, उन पर कॉन्कर कर लें। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बाकी के ये सारे ऑप्शंस गलत हैं। दे इंस्पायर इन अस डीड्स ऑफ वैलोर, नहीं। दे रिप्रेजेंट पीस एंड काम, नहीं, वो एक चैलेंज की तरह है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। देन सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू द फॉलोइंग रिलेशन बिलो। तो ये सेंटेंस पढ़ के हमें सही, इससे रिलेटेड सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो देखो, द मोर इनक्रेडिबल द माउंटेन्स द ग्रेटर द थ्रिल। एंड अब इससे रिलेटेड ये जो अंडरलाइंड वर्ड्स है ना, मोर इनक्रेडिबल, ग्रेटर, इनसे सिमिलर हमें वर्ड्स को सिलेक्ट करना है। तो देखो, मोर इनक्रेडिबल, ग्रेटर, तो इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? मोर इनक्रेडिबल भी ज्यादा है, ठीक है, एंड ग्रेटर का मतलब भी क्या होता है? बड़ा, ज्यादा। ठीक है,
तो इनका मीनिंग जो है वो सिमिलर सा ही है। यहाँ पर ज़्यादा होने की बात करी जा रही है, ज़्यादा इनक्रेडिबल, तो जो थ्रिल है वो भी ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा। अब ऑप्शंस देखते हैं, तो ऑप्शंस में लिखा है द हायर द स्टैमिना, लोअर द फूड इनटेक। तो यहाँ हायर लोअर है। अब हायर लोअर क्या है, अपोजिट हो गए, एक हो गया हायर, एक हो गया लोअर। तो ये जो वर्ड्स हैं ये दोनों का जो मीनिंग है वो एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन यहाँ पर जो दोनों वर्ड्स हैं उनका मीनिंग लगभग सिमिलर ही है। हायर होना, ज़्यादा होना, ग्रेटर होना, बड़ा होना, तो मीनिंग इनका सिमिलर है। तो हमें सिमिलर वर्ड्स ढूंढने हैं यहाँ पर। तो देखो ये फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। देन सेकंड इज मोर लेस। अब मोर लेस भी एक दूसरे के अपोजिट हैं, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। स्मॉलर बिगर, स्मॉलर बिगर भी एक दूसरे के पॉजिटिव होते हैं, सो ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, हेवियर द लगेज हायर द पेनल्टी। तो यहाँ पर हेवियर हायर, इन दोनों का जो मीनिंग है वो सिमिलर सा ही है। हेवियर मतलब ज्यादा भारी, हायर मतलब ज्यादा ऊंचा, ठीक है। हायर का वैसे लिटरल मीनिंग ऊंचा होगा, हायर का मतलब यहाँ पर है हायर द पेनल्टी मतलब पेनल्टी ज्यादा होगी। तो इन दोनों वर्ड्स का जो मीनिंग है वो सिमिलर सा ही है, हेवियर हायर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। इस स्टेटमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला जो ऑप्शन है ये सही होगा, बिकॉज यहाँ पर मोर इनक्रेडिबल ग्रेटर है एंड यहाँ पर हेवियर हायर, तो जो वर्ड्स का मीनिंग है वो सिमिलर सा ही है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो आप देख रहे हो क्वेश्चंस इजी नहीं है, क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट हैं। आपको डायरेक्टली इनका आंसर पैसेज में नहीं मिलेगा, आपको समझना होगा, आपको हिंट्स दिए हैं पैसेज में, उसके बेसिस पे आपको सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। ओके, नाउ लेट्स रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। Select the option that displays what the writer projects with reference to the following। तो इससे रिलेटेड हमें सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सो माउंटेन क्लाइंबिंग इज अनडाउटेडली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एडवेंचर स्पोर्ट्स। तो ये जो सेंटेंस है इसमें जो राइटर है वो मतलब किस टोन से बोल रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज डाउट, कॉशन, कन्विक्शन या डिनायल। अब देखो सेंटेंस का मीनिंग क्या है, माउंटेन क्लाइंबिंग इज अनडाउटेडली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एडवेंचर स्पोर्ट्स। राइटर ये बोल रहे हैं कि जो माउंटेन क्लाइंबिंग है अनडाउटेडली, मतलब इस बात पर डाउट नहीं किया जा सकता, इस बात में कोई भी शक नहीं है, कोई भी झूठ नहीं है कि जो माउंटेन क्लाइंबिंग है ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एडवेंचर स्पोर्ट्स है। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है इसका टोन क्या है, यहाँ पर जो राइटर है वो किस तरीके से बोल रहे हैं, वो डाउट में होकर बोल रहे हैं, डाउट तो नहीं है, वो बिल्कुल श्योर है कि यहाँ पर जो माउंटेन क्लाइंबिंग है वो अनडाउटेडली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स है, तो डाउट तो नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन है कॉशन। कॉशन का मतलब होता है जब आप किसी को चेतावनी देते हो, केयरफुल होने के लिए बोलते हो, तो यहाँ पर कोई कॉशन तो दिया नहीं जा रहा है, यहाँ पर एक फैक्ट की बात हो रही है। सो ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो रॉन्ग। देन सी ऑप्शन है कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब क्या होता है, जब आपका कोई स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है, जब आप किसी चीज में स्ट्रांगली बिलीव करते हो, कोई आपका ओपिनियन होता है, उसे कन्विक्शन बोला जाता है। तो यहाँ पर राइटर का जो टोन है वो यही है, जो राइटर है वो कन्विक्टेड होकर ये बोल रहे हैं कि हाँ जो माउंटेन क्लाइंबिंग है ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स है, इस बात पर डाउट नहीं किया जा सकता। तो राइटर का क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, तो यहाँ पर कन्विक्शन इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी है डिनायल, नहीं, जो राइटर है वो डिनायल में नहीं है, ही इज दिस इज हिज स्ट्रॉन्ग बिलीफ। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, कन्विक्शन, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो कंप्लीट द फॉलोइंग विद अ फ्रेज फ्रॉम पैराग्राफ 1। तो पैराग्राफ 1 से हमें एक सही फ्रेज को सिलेक्ट करना है जो कि इसको रिप्रेजेंट करता है, मतलब इससे रिलेटेड हमें सही फ्रेज को सिलेक्ट करना है पैराग्राफ 1 में से। फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। तो पैराग्राफ 1 देखते हैं, तो यहाँ पर लिखा क्या है, बेस्ट एक्सपीरियंस रैदर देन डिस्क्राइब, मतलब ऐसी चीज जो कि अच्छे से एक्सपीरियंस करी जा सकती है लेकिन उसको वर्ड्स में उसको मतलब डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। तो हमें इससे रिलेटेड हमें सही फ्रेज को ढूंढना है पैराग्राफ 1 में। बेस्ट एक्सपीरियंस रैदर देन डिस्क्राइब, ऐसी चीज तो एक्सपीरियंस तो करी जा सकती है लेकिन उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। सो लेट्स सी द पैराग्राफ 1। तो यहाँ पर ये पैराग्राफ 1 में यहाँ पर लिखा है कि यू सी द मोर इनक्रेडिबल द माउंटेन्स द ग्रेटर द थ्रिल, अ चैलेंज टू द ब्रेवरी ऑफ द ह्यूमन रेस, क्लाइंबिंग माउंटेन्स इज एन एक्सपीरियंस दैट इज हार्ड टू पुट इन वर्ड्स। तो हार्ड टू पुट इन वर्ड्स ये सही फ्रेज है जो कि उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। क्या वहाँ पर रीजन क्या गिवन था कि ऐसी चीज जो बेस्ट एक्सपीरियंस है लेकिन डिस्क्राइब नहीं करी जा सकती, तो यही मीनिंग है इसका, हार्ड टू पुट इन वर्ड्स, मतलब उस चीज को वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। तो सही फ्रेज यहाँ पर क्या होगा, हार्ड टू पुट इन वर्ड्स, हार्ड टू पुट इनटू वर्ड्स। तो ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा हार्ड टू पुट इन वर्ड्स। इसका यहाँ पर ये सही रिप्रेजेंटेशन है, बेस्ट एक्सपीरियंस रेदर देन डिस्क्राइब, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, द राइटर कंपेयर्स ट्रेनिंग टू पिनांस इन द लाइन देन कम्स द पिनांस ऑफ द रिगोरस ट्रेनिंग। तो इस लाइन में जो राइटर है वो पिनांस को
ट्रेनिंग से कंपेयर कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, स्टेट वन पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन ट्रेनिंग एंड फिनेंस। इन दोनों के बीच में हमें एक पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी बताना है कि इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है। तो देखो ट्रेनिंग क्या होता है, जब आप किसी भी स्पोर्ट के लिए या किसी भी चीज़ के लिए जब आप फिजिकल ट्रेनिंग करते हो, उसके लिए एक्सरसाइज करते हो, उसके हिसाब से डाइट खाते हो, दैट इज ट्रेनिंग। ठीक है, जैसे किसी स्पोर्ट्स के लिए ट्रेनिंग करी जा सकती है, किसी इवेंट के लिए ट्रेनिंग करी जा सकती है। फिनेंस क्या होता है, जब आपने कोई गलती करी, जब आपने कोई गलत काम किया एंड उसके लिए जो आप खुद अपने आप को पनिश करते हो, उसे बोला जाता है फिनेंस। तो इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, देखो ट्रेनिंग में भी और फिनेंस में भी ये दोनों ही बहुत डिफिकल्ट हैं। इन दोनों में क्या चाहिए, हमें प्रेजर्वेंस चाहिए, मतलब सहनशीलता चाहिए हमें, खुद में हम इतने हार्ड विल्ड होने चाहिए कि हम खुद को पनिश कर पाएं अपनी रॉन्ग डूइंग्स के लिए। ये होता है फिनेंस। एंड ट्रेनिंग होता है जब आप किसी चीज़ के लिए बहुत अच्छे से, बहुत ही मेहनत करके आप उसके लिए तैयारी कर रहे हो। तो ये दोनों ही क्या हैं, ये दोनों ही एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी क्या होगा, वेरी डिफिकल्ट, या फिर आप लिख सकते हो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, बिकॉज ट्रेनिंग में भी फिनेंस में भी यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट एंड इट इज दे बोथ आर डिफिकल्ट ऑल्सो। सो यहाँ पर इसका वन पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी है इन दोनों के बीच में, इट इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, या पैराग्राफ 2 में ये सेंटेंस है। ठीक है, ये सेंटेंस गिवन है, इस सेंटेंस में ट्रेनिंग एंड फिनेंस का हमें सिमिलैरिटी बतानी थी, क्या सिमिलैरिटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट लिस्ट 2 reasons why the writer says that mountaineering is not a sport that can be embraced without preparation। तो यहाँ पर आपको बताना है अपनी नॉलेज के हिसाब से, आपने जो रीड किया है उस हिसाब से आपको बताना है क्या 2 रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से राइटर ये कहते हैं कि जो माउंटेनियरिंग है, मतलब माउंटेन पर चढ़ाई करना, माउंटेनियरिंग एक ऐसा स्पोर्ट नहीं है जिसको प्रिपरेशन के बिना अकम्प्लिश किया जा सकता है। माउंटेनियरिंग एक ऐसा स्पोर्ट नहीं है। तो इसके लिए हमें 2 रीजंस बताने। तो क्या रीजंस हो सकते हैं, देखो हमें पता है कि माउंटेनियरिंग क्या है। माउंटेनियरिंग करते टाइम बहुत सी डिफिकल्टीज आती हैं, आपको बर्फ पर चलना पड़ता है, बर्फ पर आपको चढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो काफ़ी डिफिकल्टीज आती हैं एंड इन डिफिकल्टीज के होते हुए इस टास्क को एकम्प्लिश करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है अगर आपने प्रिपरेशन नहीं करी है। तो अब अगर आप फुली प्रिपेयर्ड नहीं हो, कैसे माउंटेनियरिंग करी जाती है, क्या इक्विपमेंट्स का यूज़ किया जाता है, अगर आपको पूरी नॉलेज नहीं है तो आप नहीं कर सकते, बिकॉज उसमें काफ़ी डिफिकल्टीज होती हैं। ये तो एक रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न है कि जो माउंटेनियस रीजन होता है उसमें काफ़ी जो वेदर होता है वो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होता है। हमें नहीं पता होता कि कब तूफान आ जाएगा, कब बादल आ जाएंगे, कब खुला मौसम रहेगा, तो कुछ भी पता नहीं होता है, अनप्रेडिक्टेबल वेदर होता है। तो अनप्रेडिक्टेबल वेदर है तो उसके होते हुए आप उसके लिए भी आपको कंप्लीट नॉलेज चाहिए, आपको पूरा उसकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, तभी आप उसको अकम्प्लिश कर पाओगे, तभी आप माउंटेनियरिंग कर पाओगे। ठीक है, सो ये 2 रीजंस हैं जिसकी वजह से राइटर ये कहते हैं कि माउंटेनियरिंग क्या है, एक ऐसा स्पोर्ट नहीं है जिसको प्रिपरेशन के बिना आप एकम्प्लिश कर सकते हो या फिर इम्ब्रेस कर सकते हो। तो ये इसके 2 रीजंस होंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको इसके आंसर बता रही हूँ। जो आंसर्स हैं वो अच्छे से गिवन है आपकी सैम्पल पेपर के मार्किंग स्कीम में। तो मार्किंग जो स्कीम है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। ठीक है, तो वहाँ से आप पूरे आंसर्स को देख सकते हो कि कैसे आपको लिखना है लाइन बाय लाइन। अभी तो मैं बस आपको आंसर्स बता रही हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Then, what connect does the writer draw out between unpredictable weather and setting up of camps? तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो राइटर हैं वो अनप्रिडिक्टेबल वेदर एंड सेटिंग कैंप को सेटअप करना है, इन दोनों के बीच में क्या कनेक्ट दे रहे हैं, मतलब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन बता रहे हैं। देखो हमें पता है कि माउंटेनियस रीजन में काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल वेदर होता है, हमें कुछ नहीं पता कि कब आंधी आ जाएगी, कब बादल आ जाएंगे, कुछ भी पता नहीं होता है, अनप्रिडिक्टेबल वेदर होता है। तो इससे क्या है, इससे सेटिंग अप ऑफ कैंप्स का सेटअप करना, इन दोनों के बीच में क्या कनेक्ट है। देखो जो माउंटेनियर्स होते हैं ना, ये पैराग्राफ 3 में है, ये मैं आपको पैराग्राफ 3 में हम देख भी लेते हैं। मैं आपको वैसे भी बता देती हूँ कि जो माउंटेनियस रीजन होता है उसमें जब क्लियर वेदर होता है, जब सनी वेदर होता है, तो जो माउंटेनियर्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो क्लाइंब करें। एंड जब स्टॉर्म आता है या फिर आंधी आती है, बादल आ जाते हैं, तो जो माउंटेनियर्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो कैंप को सेटअप करेंगे। ठीक है, तो ये वेदर पर डिपेंड करता है। तो ये कनेक्ट है दोनों के बीच में। यहाँ पर पैराग्राफ 3 में ये गिवन भी है, माउंटेनियर क्लाइंबर्स आर अनएनिमस इन एग्रीइंग दैट द अनप्रेडिक्टेबल वेदर इज व्हाट दे फियर द most. There may be sunshine one moment and a snowstorm the other. At higher altitudes, snow is a regular feature and being decisive about setting up camps or proceeding further is crucial.
ठीक है, वहाँ के अनप्रेडिक्टेबल वेदर की वजह से ये डिसाइड करने में प्रॉब्लम आती है कि कैंप्स को सेटअप करना चाहिए या फिर आगे प्रोसीड करना चाहिए। तो ये डिसाइड करना काफ़ी क्रूशियल होता है। द आइसी शीट्स आफ्टर आइस स्टॉर्म्स मेक वॉकिंग treacherous while the powdery snow makes a mountaineer sink deep into the snow. अब देयर वेयर द तो ये आगे उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर कनेक्ट क्या है कि जो माउंटेनियर्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि जब सनी वेदर हो, जब क्लियर वेदर हो तो वो आगे प्रोसीड करें, एंड जब स्नो स्टॉर्म आता है एंड आइस की शीट्स बिछ जाती हैं तो तब माउंटेनियर्स प्रेफर करते हैं कि वो कैंप्स को सेटअप करेंगे। तो ये कनेक्ट है दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये राइटर ने ये कनेक्ट बताया, तो यहाँ पर इसका आंसर वो हो जाएगा, ठीक है। Then next is the writer says a true mountaineer may challenge the mountain yet is always respectful to the powerful forces of nature. तो राइटर ने ये लाइन बोली है, लाइन क्या है कि एक सच्चा माउंटेनियर, एक ट्रू माउंटेनियर माउंटेन को तो चैलेंज करता है, माउंटेन को चढ़ने के लिए वो चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, लेकिन वो हमेशा फोर्सेस ऑफ नेचर के लिए, मतलब वो जो नेचर की फोर्सेस होती हैं उनको रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। ही इज रिस्पेक्टफुल, ही इज ऑलवेज रिस्पेक्टफुल टू द फोर्सेस ऑफ नेचर बट ही ऑल्सो चैलेंजेस द माउंटेन। तो ये उन्होंने ये लाइन बोली है। तो सिलेक्ट द रीजन द माउंटेनियर इज रिस्पेक्टफुल टू द फोर्सेस ऑफ नेचर अप इन द माउंटेन्स। तो हमें सही रीजन सिलेक्ट करना है कि एक सच्चा माउंटेनियर नेचर की फोर्सेस को लेकर हमेशा रिस्पेक्टफुल होता है, उसकी रिस्पेक्टफुल होता है। तो क्या रीज़न है इसके पीछे? ऑब्वियसली जो माउंटेनियर है वो सर्वाइव करना चाहता है, वो जिंदा रहना चाहता है, तो इसलिए जो नेचर की फोर्सेस है उसको रिस्पेक्ट करेगा एंड ही विल नॉट गो अगेंस्ट देम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सही रीज़न होगा? सर्वाइवल, एक्सपीरियंस, ट्रेडिशन या फिर डायरेक्टिव। सो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर विल बी सर्वाइवल। जो माउंटेनियर होता है वो हमेशा रिस्पेक्टफुल होता है टू द फोर्सेस ऑफ नेचर बिकॉज ही वॉन्ट्स टू सर्वाइव, वो सर्वाइव करना चाहता है। सो सर्वाइवल इसका सही आंसर होगा, ठीक है। एक्सपीरियंस नहीं हो सकता, कोई ट्रेडिशन भी नहीं है कि माउंटेनियर को रिस्पेक्ट करना ही पड़ता है, ऐसा कोई ट्रेडिशन भी नहीं है डायरेक्टिव। सो द करेक्ट आंसर विल बी सर्वाइवल, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सप्लाई 1 पॉइंट टू जस्टिफाई द फॉलोइंग। इसको, इस स्टेटमेंट को हमें जस्टिफाई करना है एक पॉइंट के साथ। सो वाइल माउंटेन क्लाइंबिंग एन इम्पल्सिव माउंटेनियर इज ईदर डिजास्टर प्रोन और एज गुड एज डेड। तो देखो, माउंटेन क्लाइंबिंग करते टाइम एक इम्पल्सिव माउंटेनियर, इम्पल्सिव मतलब इम्पल्सिव वो इंसान होता है जो बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन ले लेता है बिना कुछ सोचे समझे, कि ऐसा इंसान जो कुछ सिचुएशन को समझता नहीं है, सोचता नहीं है एंड जल्द हड़बड़ाहट में वो डिसीजन ले लेता है, उसे बोला जाता है इम्पल्सिव होना। तो एक इम्पल्सिव माउंटेनियर मतलब एक ऐसा माउंटेनियर जो सिचुएशन को समझता नहीं है, सोचता समझता नहीं है एंड ऐसे ही जल्दबाजी में डिसीजन ले लेता है, तो वो इम्पल्सिव माउंटेनियर है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि माउंटेन क्लाइंबिंग करते टाइम एक इम्पल्सिव माउंटेनियर या तो डिजास्टर प्रोन है या फिर गुड एज डेड। डिजास्टर प्रोन मतलब उसके साथ कोई भी खतरा होने की, कोई भी डिजास्टर होने की, एक्सीडेंट होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं बिकॉज ऑब्वियसली वो सोच समझ के डिसीजन नहीं ले रहा है, तो कभी भी कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है एंड उसकी डेथ हो सकती है। एंड या तो वो डिजास्टर प्रोन है या फिर गुड एज डेड। गुड एज डेड का मतलब है कि वो ऑलमोस्ट डेड है, मतलब वो मरने की कगार पे है, ये बोला गया। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? देखो, रीज़न, इस स्टेटमेंट को हमें जस्टिफाई करना है। कैसे जस्टिफाई करोगे? देखो, ऑब्वियसली माउंटेन क्लाइंबिंग में सर्वाइव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर्वाइव आप कैसे कर पाओगे? जब आप सही सोच समझ के डिसीजंस लोगे, आप वेदर को देखोगे कैसा वेदर है, हमें कैसे, कौन से इक्विपमेंट्स का हमें यूज़ करना चाहिए। जब आप सोच समझ के, सिचुएशन को समझ के डिसीजन लोगे तभी आप सर्वाइव कर सकते हो माउंटेन क्लाइंबिंग करते टाइम। एंड अगर एक इम्पल्सिव माउंटेनियर है जो कि सोच समझ के डिसीजन नहीं ले रहा है तो ऑब्वियसली वो उसके साथ कुछ भी गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसी पॉइंट से हम इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करेंगे, ठीक है। इसका आंसर बहुत अच्छे से मार्किंग स्कीम में गिवन भी है, ओके। Now, next question and last question of this passage is evaluate the inappropriate reason for the feeling of exhilaration on reaching a summit that the mountain climbers experience। तो जब माउंटेन क्लाइंबर्स माउंटेन के टॉप पर, समिट पर पहुंचते हैं तो उनके अंदर एक फीलिंग ऑफ एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन मतलब उन्हें बहुत खुशी होती है, एक्साइटेड फील होता है जब वो माउंटेन के टॉप पर पहुंचते हैं, ठीक है। एक एक्म्प्लिशमेंट की फीलिंग उनके अंदर आती है। तो हमें बताना है कि वो जो फीलिंग है वो क्यों आती है, इसका हमें इनएप्रोप्रिएट रीज़न बताना है। मतलब कौन सा इनमें से रीज़न नहीं है जिनकी वजह से जो माउंटेनियर्स हैं वो अच्छा फील करते हैं माउंटेन के टॉप पर पहुंचकर। सो इसमें से क्या रीज़न नहीं है, इनएप्रोप्रिएट रीज़न हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट रीज़न इज अचीवमेंट ऑफ अ सीमिंगली इम्पॉसिबल फीट। ये तो रीज़न है। देखो, माउंटेन एक इम्पॉसिबल सी चीज़ लगती है नॉर्मल लोगों को एंड जब माउंटेनियर्स पहुंच जाते हैं वहाँ पर, सक्सेसफुली क्लाइंब कर पाते हैं, टॉप पर पहुंच जाते हैं, तो
तो उनको एक अचीवमेंट की फीलिंग आती है कि उन्होंने एक इम्पॉसिबल फीट को अचीव कर दिया। तो ये तो एक रीज़न है जिस वजह से वो खुशी फील करते हैं, एक्साइटेड फील करते हैं जब वो टॉप पर पहुंचते हैं। तो ये तो सही रीज़न है, लेकिन हमें इनअप्रोप्रिएट रीज़न फाइंड आउट करना है। सो स्पेक्टेकुलर पैनोरामिक व्यू, माउंटेन के टॉप पर पहुंच के वहाँ का जो व्यू, वहाँ से जो व्यू दिखता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, बहुत ही पैनोरामिक होता है। तो ये भी एक सही रीज़न है जिस वजह से जो माउंटेनियर्स हैं वो एक्सिलरेटेड, डिलाइटेड फील करते हैं। सो दिस इज ऑल्सो द करेक्ट रीज़न। एप्लीकेशन ऑफ द इनकलकेटेड सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स, तो जो माउंटेनियर्स हैं वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को जो उन्होंने सीखी हैं, जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स उन्होंने सीखे हैं उनको वो अप्लाई कर पाते हैं एंड वो फाइनली माउंटेन के टॉप पर पहुंच पाए। तो इस चीज़ की भी खुशी उन्हें होती है, इस चीज़ से भी वो डिलाइटेड फील करते हैं। सो ये भी एक सही रीज़न है। देन अपॉर्चुनिटी टू यूज सोफिस्टिकेटेड माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट, जो माउंटेनियर्स हैं वो माउंटेनिंग के इक्विपमेंट को यूज़ कर पाते हैं, इस चीज़ की उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो क्या ये रीज़न है जिस वजह से वो टॉप पर पहुंच के खुशी फील करते हैं? नो, दिस इज नॉट द एप्रोप्रिएट रीज़न। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, बिकॉज सारे जो रीजंस हैं वो एप्रोप्रिएट है एंड दिस इज इनएप्रोप्रिएट। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा पैसेज 1 हो गया, इसके हमने सारे 10 क्वेश्चंस को सॉल्व किया एंड जो क्वेश्चंस थे वो उनको आप तभी आंसर कर सकते हैं जब आपने पैराग्राफ, जो पैसेज आपको गिवन है उसके थीम को आपने अच्छे से समझ लिया, देन ओनली यू कैन आंसर देम। एंड ये सारे जो क्वेश्चंस के आंसर हैं आपकी मार्किंग स्कीम में गिवन भी हैं बहुत ही अच्छे से, ठीक है। सो यू कैन सी द आंसर्स इन मार्किंग स्कीम ऑल्सो। अब अगला पैसेज रीड करते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड ये पूरा आपको पैसेज जीवन है। तो डायरेक्टली क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस में बता ही रखा है कि कौन से पैराग्राफ से है वो, तो फिर क्वेश्चन पढ़ के हम उस पैराग्राफ में से आंसर ढूंढेंगे। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन क्या है? infer one reason for the following based on information in paragraph 1। तो पैराग्राफ 1 को पढ़ के हमें इस स्टेटमेंट के लिए एक हमें रीजन बताना है कि इसका क्या रीजन है। तो स्टेटमेंट क्या है? द रेट ऑफ टूरिज्म इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया पजल्स टूरिज्म ऑफिशियल्स। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो टूरिज्म का रेट है ना, उस वजह से जो टूरिज्म ऑफिशियल्स हैं वो पजल हो गए हैं, कंफ्यूज हो गए हैं। तो इसका हमें रीजन देना है पैराग्राफ 1 में से। सो पैराग्राफ 1 रीड करते हैं। तो इसमें क्या लिखा है? द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया इज अ मेल्टिंग पॉट ऑफ वेरिएटेड कल्चरल मोजाइक ऑफ पीपल एंड रेसेस and ethnic tapestry of many hues and shades, yet these states are lesser explored as compared to the rest of the country। ये जो नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स हैं इनमें इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इतना कुछ एक्सप्लोर करने को है, लेकिन फिर भी ये बहुत कम एक्सप्लोर हुए हैं एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ इंडिया। इस वजह से ही, इसी रेट को देखकर, इसी बात को जानकर जो टूरिज्म के ऑफिशियल्स हैं वो पजल हो रखे हैं, कंफ्यूज हो रखे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? द आंसर विल बी दैट जो टूरिज्म ऑफिशियल्स हैं वो कंफ्यूज इसलिए, पजल्ड इसलिए, बिकॉज ये नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स लेस एक्सप्लोर्ड हैं एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री इन स्पाइट ऑफ हैविंग लॉट टू ऑफर, ठीक है। इतना कुछ एक्सप्लोर करने का, लेकिन फिर भी ये बहुत कम एक्सप्लोर्ड है, तो इसी वजह से वो पजल्ड है। तो ये इसका रीजन हो गया, ठीक है। एक ही रीजन आपको इसके लिए मेंशन करना है। देन नेक्स्ट वन इज सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है इन ब्लैंक्स को फिल करने के लिए, ठीक है। सो वी कैन इन्फर दैट द डैश एंड डैश ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एड अट्रैक्टिंग द मनी रिच एंड टाइम पुअर टूरिस्ट। तो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में क्या ऐसा है जिस वजह से जो टूरिस्ट हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, तो आपको इनमें से सिलेक्ट करना है, ठीक है। डिस्टिंक्टिवनेस, कन्वेंशनलिटी, डाइवर्सिटी, यूनिफॉर्मिटी, मॉडर्निटी। डिस्टिंक्टिवनेस क्या होता है? जब कोई चीज़ डिफरेंट होती है, डिस्टिंग्विशेबल होती है, ठीक है, अलग होती है, तो उसको बोलते हैं डिस्टिंक्टिव, ठीक है। कन्वेंशनलिटी मतलब जो चीज़ ऑर्डिनरी या फिर रेगुलर होती है। देन डाइवर्सिटी मतलब जब हमें अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है, वैरायटी देखने को मिलती है, दैट इज डाइवर्सिटी। यूनिफॉर्मिटी मतलब सेम चीज़, रेगुलर, इक्वल, ठीक है, उसको यूनिफॉर्मिटी बोला जाता है। मॉडर्निटी मतलब मॉडर्न होना। सो इनमें से 2 हमें ऑप्शन सिलेक्ट करना है फिल ब्लैंक्स को फिल करने के लिए, ठीक है। तो पैराग्राफ 1 को रीड करेंगे, वहीं से हमें आंसर मिलेगा। सो लेट्स रीड। So, melting point of variegated cultural mosaic of people and races and ethnic tapestry of many hues and shades। तो यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है कि देखो यहाँ पर हमें इस पैराग्राफ को रीड करके हमें समझ में आएगा कि क्या हम ब्लैंक्स में फिल करेंगे, ठीक है। न्यू जनरेशन ऑफ ट्रैवल्स हु आर मनी रिच एंड टाइम पुअर आर इंक्रीजिंगली लुकिंग फॉर यूनिक एक्सपीरियंसेस, अ फिनोमिनन बीइंग कॉल्ड द इमर्जेंस ऑफ द एक्सपीरियंस इकोनॉमी। फॉर दिस न्यू एंड ग्रोइंग breed of tourists, the northeast with its variety and uniqueness holds immense attraction। तो यहाँ पर ये लास्ट लाइन में हमें पता चल रहा है, इंडिकेशन मिल रहा है कि जो टूरिस्ट हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ क्यों अट्रैक्टेड है, वहाँ पर क्यों घूमने आते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक
बिकॉज ऑफ इट्स वेराइटी एंड यूनिकनेस। तो यहाँ पर आपको वेराइटी एंड यूनिकनेस से सिमिलर वर्ड्स ढूंढने हैं ऑप्शन में। तो देखो वैरायटी, और देखो वैरायटी मतलब डाइवर्सिटी होता है, तो डाइवर्सिटी होगा, ठीक है। डिस्टिंक्टिवनेस भी होगा, बिकॉज डिस्टिंक्टिवनेस का होने का मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज़ डिफरेंट होती है, यूनिक होती है, उसी को डिस्टिंक्टिवनेस बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस दोनों ब्लैंक्स में क्या आएगा, डिस्टिंक्टिवनेस आएगा एंड डाइवर्सिटी आएगा। तो 1 and 3 विल बी द करेक्ट वर्ड्स फॉर फिलिंग इन द ब्लैंक्स। सो 1 and 3 कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर 1 and 3, ठीक है। आगे रीड करते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी करेक्टली विद अ वर्ड फ्रेज फ्रॉम पैराग्राफ 1। तो आपको ये एनालॉजी कंप्लीट करनी है। अब ये इसमें क्या है, देखो ये दोनों वर्ड्स रिलेटेड है एंड आपको एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जो पेंटिंग से रिलेटेड है। देखो कुकिंग, यहाँ पर अरोमा है कुकिंग का, जब हम कोई भी चीज़ खाना बनाते हैं, जब भी हम कुक करते हैं तो उसकी अरोमा आती है, मतलब खुशबू आती है, ठीक है। ऐसे ही आपको सिमिलर वर्ड फाइंड आउट करना है पेंटिंग से रिलेटेड पैराग्राफ 1 में से, ठीक है। क्लू यहाँ पर हमें दिया हुआ है, जस्ट लाइक अरोमा इज इंटीग्रल टू कुकिंग, सिमिलरली डैश इज इंटीग्रल टू पेंटिंग। तो पेंटिंग से रिलेटेड आपको वर्ड ढूंढना है पैराग्राफ 1 में। तो पैराग्राफ 1 में देखो, द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया इज अ मेल्टिंग पॉट ऑफ वेरीजेटेड कल्चरल मोजाइक ऑफ पीपल एंड रेसेस एंड एथनिक टेपेस्ट्री ऑफ मेनी ह्यूज एंड शेड्स। ह्यूज एंड शेड्स क्या होता है, ये कलर्स होते हैं, पेंट्स होते हैं। तो पेंटिंग से रिलेटेड क्या होगा, ह्यूज एंड शेड्स होगा। तो यहाँ पर इस ब्लैंक में क्या आएगा, इस ब्लैंक में आएगा, यहाँ पर आएगा ह्यूज एंड शेड्स। अरोमा है कुकिंग के लिए, ऐसे ही जो ह्यूज एंड शेड्स हैं वो हैं पेंटिंग के लिए, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ह्यूज एंड शेड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करना है सही ऑप्शन को सिलेक्ट करके, ठीक है। तो सेंटेंस क्या है, ट्रैवलर्स एडवोकेटिंग द एक्सपीरियंस इकोनॉमी सीक अ हॉलीडे पैकेज विद। तो ऐसे ट्रैवलर्स जो कि एक्सपीरियंस इकोनॉमी को एडवोकेट करते हैं, मतलब बिलोंग करते हैं, तो वो जो ट्रैवलर्स हैं वो एक कौन से हॉलीडे पैकेज को मतलब वो चूज करते हैं, ये हमें इसमें से बताना है। तो ये पैराग्राफ 1 में से पूछा गया है। लेट्स सी द पैराग्राफ 1। तो देखो यहाँ पर ये पैराग्राफ 1 में लिखा भी हुआ है दैट द न्यू जनरेशन ऑफ ट्रैवलर हु आर मनी रिच एंड टाइम पुअर आर इंक्रीजिंगली लुकिंग फॉर यूनिक एक्सपीरियंसेस। तो ये जो नई जनरेशन है ना ट्रैवलर्स की, इनको बोलते हैं मनी रिच, मतलब इनके पास पैसे होते हैं लेकिन इनके पास टाइम लिमिटेड होता है एंड ये यूनिक एक्सपीरियंसेस के लिए ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो अब हमें बताना है इमर्जेंस ऑफ द, इसी को बोला जाता है एक्सपीरियंस इकोनॉमी। ये एक नई जो ब्रीड है, इसी फिनोमिनन को बोला जा रहा है एक्सपीरियंस इकोनॉमी। तो हमें बताना है कि वो कौन सा पैकेज प्रेफर करते हैं ट्रैवलिंग के टाइम पर, एक कौन सी हॉलीडे पैकेज को वो प्रेफर करते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 इज ग्रैंड फैसिलिटीज, एक्सपेंसिव होटल्स एंड एक्सीलेंट सर्विसेज टू पैम्पर देम, अ होलसम एक्सपीरियंस विद इन बजट दे हैव प्लान्ड फॉर, places and cities to buy things from and opportunities to spend money, cost effective services, affordable accommodation and many days of touring। तो कौन सा इसमें से सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज ये जो एक्सपीरियंस इकोनॉमी वाले जो ट्रैवलर होते हैं ये एक होलसम एक्सपीरियंस, मतलब पूरे एक्सपीरियंस को चाहते हैं, एक यूनिक एक्सपीरियंस चाहते हैं एंड उस बजट के अंदर जाते हैं जितना इन्होंने प्लान किया है, ठीक है। क्योंकि इनके पास टाइम लिमिटेड है एंड मनी इनफ है, तो जितना इन्होंने बजट प्लान किया उसी के अंदर ये सब कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं एंड दे वांट अ होलसम एक्सपीरियंस। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर डी में तो क्या है कि मेनी डेज ऑफ टूरिंग, मेनी डेज तो उनके पास होते ही नहीं है, लिमिटेड टाइम होता है। ऐसे यहाँ पर लिखा है अपॉर्चुनिटीज टू स्पेंड मनी, वो मतलब मनी स्पेंड करने के लिए ही अपॉर्चुनिटीज को नहीं ढूंढते हैं, ठीक है। दे हैव अ फिक्स्ड बजट। देन ग्रैंड फैसिलिटीज, एक्सपेंसिव होटल्स, ये भी नहीं हो सकता। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। Then next question is select the chart that appropriately represents the trend of foreign tourist travels in the northeast from 2011 to 2014 as per paragraph 2। तो paragraph 2 में हमें डेटा गिवन है 2011 एंड 2014 के बीच में कि कितने फॉरेन टूरिस्ट ने ट्रैवल किया, तो उस डेटा के बेसिस पर हमें सही चार्ट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। सो लेट्स सी पैराग्राफ 2 में देखो ये रहा आपका पैराग्राफ 2। अब इसमें देखो क्या गिवन है, अ स्टडी कंडक्टेड इन दिस, तो 2014 कहाँ पर है, हाँ तो यहाँ पर देखो कि नॉर्थ ईस्ट जो ट्रैवलर्स हैं उनका अराइवल नॉर्थ ईस्ट में कितना इंक्रीज हुआ है, 37,380% इन 2005 एंड देन to 1,18,552 in 2014। तो 2005 एंड 2014 में इतने जो फॉरेन टूरिस्ट ट्रैवल्स हैं वो इंक्रीज हो गए हैं, ठीक है। हमसे पूछा है 2011 एंड 2014 के बीच का, ठीक है। सो लेट्स सी द ओवरऑल ग्रोथ रेट ऑफ टूरिस्ट इन द नॉर्थ ईस्ट वाज एज हाई एज 26.44% ड्यूरिंग 2005-06।
a high and positive growth of 12.3% was registered in foreign tourist visit to north states of India during 2012 from 11, which further rose to register a growth of this to 27.93% during 2013, and from 12 foreign tourist arrival in the northeast witnessed a growth of 39.77% during 2014. तो अब ये ना हमें एक एक साल का दे दिया कि ये इतना जो फॉरेन टूरिस्ट का जो अराइवल है वो इंक्रीज हुआ है। तो अब इस डेटा को हम थोड़ा सा ग्राफ पर प्लॉट करके देखते हैं कि कैसा ग्राफ बन रहा है। हमें सिर्फ स्ट्रक्चर ही बताना है, ठीक है। सो लेट्स से दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर हैं ईयर्स, यहाँ हम ईयर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड यहाँ पर हम परसेंटेज, जो ग्रोथ की परसेंटेज है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले बोला कि 2012 से 11 तक कितना ग्रोथ हुआ, 12.33% का, ठीक है, 12.33%। तो यहाँ पर आ जाएगा, कहीं पर यहाँ आएगा 12.33%। देन फिर बोला है कि फिर 2013 से 2012 तक कितना हुआ, 27.93। 2012 से 2013 तक हुआ 27.93। तो 12 यहाँ पर है तो 27 कुछ यहाँ पर होगा, क्योंकि अब हम अगले साल की बात कर रहे हैं, तो 27.93%, ठीक है। फिर ग्रोथ हुआ 2014 तक, विच वॉज 39.77%। तो यहाँ 27 है तो 39 कहीं यहाँ पर होगा, ठीक है, ठीक है, 39.77%। तो आप देख सकते हो कि ऐसे एक सीधा ग्राफ बन रहा है, बिकॉज जो नंबर है, जो फॉरेन टूरिस्ट का जो अराइवल का जो नंबर है वो इंक्रीज होता जा रहा है जैसे जैसे साल बीत रहे हैं। तो ग्राफ क्या बनेगा, ऐसा स्ट्रेट ग्राफ बनेगा। तो यही हमें फाइंड आउट करना था कि ग्राफ का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो ग्राफ का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऐसा होगा। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बिकॉज दिस इज करेक्ट। ऐसा सीधा ग्राफ बन रहा है, ठीक है। देन अब देखो इसी क्वेश्चन के लिए एक विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए है, जो स्टूडेंट्स नहीं देख सकते, जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उनके लिए ये ऑप्शन में क्वेश्चन गिवन है। तो आपको ये वाला नहीं करना, यू हैव टू डू दैट क्वेश्चन एंड देन आप सीधे अगले क्वेश्चन पे आओगे, ठीक है। देन फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। स्टडी ऑफ टूरिस्ट ट्रैवल स्टैटिस्टिक्स इन द नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम 2005 टू 2014 शोड डैश रिजल्ट। तो ये हमने पढ़ ही लिया पैराग्राफ 2 में कि 2005 से 2014 तक जो हमने ट्रैवल स्टैटिस्टिक्स देखा वो उसमें नंबर्स में इंक्रीज हो रहा था, ठीक है, काफी ग्रोथ हुआ। तो कैसे रिजल्ट्स हैं ये, आपको सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्टेड थे क्या, हमें पहले से ही पता था कितनी ग्रोथ आएगी, नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इनकरेजिंग, ये इनकरेजिंग रिजल्ट से जो है हमें ग्रोथ देखने को मिला एंड और ग्रोथ होनी चाहिए, तो ये इनकरेजिंग रिजल्ट हैं, ठीक है। इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक बार ग्रोथ हुई फिर कम हो गया, फिर एक बार ग्रोथ हुई, ऐसा भी नहीं है। कॉन्स्टेंट ग्रोथ हमें देखने को मिली है, तो ये भी गलत है। क्वेश्चनेबल, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, इनकरेजिंग। ये इनकरेजिंग रिजल्ट हमें देखने को मिले जब हमने ट्रैवल स्टैटिस्टिक्स को देखा फ्रॉम 2005 टू 2014, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सब्स्टिट्यूट द वर्ड विटनेस्ड विद द वन वर्ड सिमिलर इन मीनिंग इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम पैराग्राफ 2। तो ये सेंटेंस है आपको गिवन है पैराग्राफ 2 में। इस सेंटेंस में ये विटनेस्ड वर्ड है, तो विटनेस्ड वर्ड का आपको एक सही सब्स्टिट्यूशन में एक वर्ड बताना है, मतलब इसका सिनोनियम बताना है, सिंपल। तो सेंटेंस में क्या है, फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स इन द नॉर्थ ईस्ट विटनेस द ग्रोथ। विटनेस का मतलब क्या होता है, जब आप किसी इवेंट या किसी चीज को होते हुए देखते हो, व्हेन यू सी समथिंग हैपनिंग, वो होता है विटनेस करना। तो विटनेस का सिनोनिम क्या हो सकता है, कोई चीज देखना, शो करना, डिस्प्ले करना, ठीक है, या फिर शो करना, डिस्प्ले करना, ऑब्जर्व करना, ये सारे विटनेस के सिनोनियम्स हैं एंड ये उसी के मीनिंग्स हैं। तो कोई भी वर्ड आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। अब आप पैराग्राफ 2 में क्या सिमिलर वर्ड है वो आपको फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। पैराग्राफ 2 में देखो क्या आपको सिमिलर वर्ड गिवन है। देखो, अ स्टडी कंडक्टेड इन 2020 रिवील्ड दैट द फॉरेन टूरिस्ट अराइवल इन द नॉर्थ ईस्ट इंक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस, द ओवरऑल ग्रोथ रेट ऑफ टूरिस्ट बोथ इन द वाज हाई एज दिस, ठीक है। आगे, हाई एंड पॉजिटिव ग्रोथ वाज रजिस्टर्ड। तो रजिस्टर्ड ये भी विटनेस का ही सिनोनिम है, रजिस्टर्ड भी आप लिख सकते हो, ठीक है। देन फर्दर रोज टू रजिस्टर अ ग्रोथ ऑफ दिस एंड दिस इन द अराइवल फ्रॉम अकॉर्डिंग टू डाटा प्रोवाइडेड फ्रॉम द मिनिस्ट्री। तो रजिस्टर्ड हो जाएगा पैराग्राफ 2 में से इसका सिनोनियम, आप रजिस्टर्ड लिख सकते हो, या फिर आप और दूसरे सिनोनियम भी लिख सकते हो, वो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका so this was your in the 7th question. 8th question है, list any 2 examples of tourist facilities as referred to in paragraph 3। तो देखो यहाँ पैराग्राफ 3 में
यहाँ पैराग्राफ 3 में आपको गिवन है टूरिस्ट फैसिलिटीज। यहाँ पर स्टडी रिकमेंडेशंस ऑफ टूरिज्म प्लानर्स इंक्लूडेड द नीड टू कंसंट्रेट ऑन सम की एरियाज लाइक एनहांसमेंट ऑफ टूरिस्ट फैसिलिटीज। तो आपको किसी भी 2 टूरिस्ट फैसिलिटीज का एग्जांपल देना है। तो पहला हो गया अकोमोडेशन। एकोमोडेशन के लिए फैसिलिटीज होनी चाहिए, जैसे कि होटल होने चाहिए, कैंप्स होने चाहिए, हॉस्टल्स होने चाहिए। दूसरी टूरिस्ट की फैसिलिटी होनी चाहिए रिक्रिएशन। रिक्रिएशन के लिए फैसिलिटीज होनी चाहिए, जैसे कि पार्क्स होने चाहिए, गार्डन होने चाहिए, ठीक है, म्यूजियम्स होने चाहिए। तो ये सारी क्या है, टूरिस्ट फैसिलिटीज हैं। तो कोई भी 2 आप एग्जाम्पल इसमें दे सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पर ये था हमारा 8th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन इज लिस्ट 1 रीजन व्हाई द रिसर्चर्स रिकमेंड दैट द फॉर्मुलेशन ऑफ अ टूरिज्म स्ट्रैटेजी इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया बी सस्टेनेबल। तो आपको एक रीजन देना है कि क्या रीजन है जिस वजह से जो रिसर्चर्स हैं वो रिकमेंड करते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो टूरिज्म की स्ट्रैटेजी है वो क्या होनी चाहिए, सस्टेनेबल होनी चाहिए। तो इसके पीछे एक रीजन आपको बताना है। तो ये पैराग्राफ 3 में ये लास्ट लाइन लिखी हुई है कि जो टूरिज्म स्ट्रैटेजी है वो सस्टेनेबल होनी चाहिए। तो इसके पीछे रीजन क्या है, तो देखो कोई भी एक रीजन आप बता सकते हो, जैसे कि जो लोकल कम्युनिटी है, अगर सस्टेनेबल तरीके से टूरिज्म स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करा जाएगा तो क्या होगा, जो लोकल कम्युनिटी है, जो वहाँ पर रहने वाले जो लोकल लोग हैं, उन्हें काफी सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट होंगे, ठीक है। वहाँ की जो भी कल्चर है, हेरिटेज है, वो प्रोटेक्टेड रहेगा। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं, वो भी प्रोटेक्टेड रहेंगे, प्रिजर्व्ड रहेंगे, ठीक है। तो ये सारे फायदे होंगे अगर हम सस्टेनेबल तरीके से टूरिज्म स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करें तो, ठीक है। तो कोई भी एक रीजन आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। Then 10th question is select the option that titles paragraph 1 and 3 appropriately, 1 to 3 appropriately with reference to information in the text। तो 3 पैराग्राफ थे आपके पास इस पैसेज में, तीनों पैराग्राफ के सही टाइटल्स क्या हैं वो आपको बताना है। तो देखो पैराग्राफ 1 में हमने सिंपल, मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। पैराग्राफ 1 में हमने देखा कि क्या बताया गया कि कैसे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो लेस एक्सप्लोर्ड हैं एंड अब धीरे धीरे क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। फिर पैराग्राफ 2 में हमने डेटा की बात करी कि कितना ग्रोथ हमें देखने को मिला है, कितने जो नंबर्स हैं वो बढ़ गए हैं फॉरेन टूरिस्ट ट्रैवलर्स के, टूरिस्ट के, ठीक है, नंबर्स में इंक्रीज हुआ है। तो पैराग्राफ 2 में हमने क्या देखा, डेटा देखा कि क्या ग्रोथ आ रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम। हमने 2005 से 2014 का डाटा देखा, ठीक है। फिर हमने क्या पैराग्राफ 3 में क्या है, पैराग्राफ 3 में कि किस तरीके से जो टूरिज्म स्ट्रैटेजी है उसको फॉर्मुलेट करा जाना चाहिए, जो टूरिस्ट फैसिलिटीज़ हैं वो होनी चाहिए, जो सस्टेनेबल तरीके से होना चाहिए। तो ये एक्शन की वहाँ पर बात हो रही है कि किस तरीके से टूरिज्म स्ट्रैटेजी को अप्लाई किया जाना चाहिए, उसको फॉर्मुलेट किया जाना चाहिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। तो अब इन तीनों पैराग्राफ का आपको सही टाइटल सिलेक्ट करना है, ओके। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, फुल स्पीड अहेड, नहीं, जो पैराग्राफ 1 है उसमें ये बताया गया है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया, तो फुल स्पीड अहेड तो हो ही नहीं सकता, दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी में है विंड्स ऑफ चेंज। विंड्स ऑफ चेंज ठीक है, क्योंकि हमने पैराग्राफ 1 में देखा कि वो इतने एक्सप्लोर नहीं है लेकिन अब चेंज आ रहा है, सो विंड्स ऑफ चेंज इज करेक्ट टाइटल। देन नंबर्स डोंट लाई, ये भी सही है क्योंकि पैराग्राफ 2 में हमने नंबर्स, डेटा के बारे में बात करी एंड वो नंबर्स कभी भी झूठ नहीं बोलते, उससे हमें पता चल रहा है कि ग्रोथ आ रही है, ठीक है, तो ये भी सही है। देन पैराग्राफ 3 इज टाइम फॉर एक्शन, ये भी सही है क्योंकि पैराग्राफ 3 में हमने एक्शन के बारे में बात करी कि किस तरीके से हमें क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए। सो दीज ऑल 3 टाइटल्स आर करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। इंस्पेक्टिंग ट्रेंड्स, नहीं ये गलत है, ट्रेंड्स की बात नहीं करी जा रही है, ओके। देन कॉज एंड इफेक्ट, डायनेमिक डेटा, डिपेंडेबल फैक्ट्स, नो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर बी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर दिस बिकॉज इसमें जो टाइटल्स हैं वो सारे सही हैं जिस हिसाब से हमने तीनों पैराग्राफ्स में जो हमने डिस्कस किया, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। तो ये था आपका पैसेज नंबर 2, इसके सारे 10 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, इनके आंसर्स को डिस्कस किया। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो अब हमारा सेक्शन ए हो गया है, उसमें हमने दोनों पैसेज डिस्कस करे 10-10 मार्क्स के, तो टोटल जो सेक्शन ए था वो 20 मार्क्स का था। अब आगे हमारा सेक्शन बी विच इज ग्रामर एंड राइटिंग, इसमें ग्रामर पोर्शन भी है, राइटिंग पोर्शन भी है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब देखो सबसे पहले ग्रामर पार्ट है। ये ग्रामर पार्ट में आपके पास टोटल 12 क्वेश्चंस हैं। 12 में से यहाँ पर आपको बता रखा है अटेम्प्ट एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो 12 में से आपको सिर्फ 10 ही करने हैं। अगर कोई भी 2 आपको ऐसे लग रहे हैं कि उनका आंसर आपको नहीं पता, डिफिकल्ट लग रहे हैं या डाउट है, तो कोई भी 2 आप इनमें से छोड़ सकते हो, सिर्फ 10 ही आपको अटेम्प्ट करने हैं, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। सो first question is fill in the blanks by choosing the correct option to complete an online update। तो आपको ये fill करना है ये blank इनमें से सही ऑप्शन को सिलेक्ट करके, ठीक है।
So the climate control comment by an activist dashed on social media yesterday. Blow up, blew up, is blown, will be blown. तो यहाँ पर सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि एक क्लाइमेट कंट्रोल पर एक कमेंट किया था एक एक्टिविस्ट ने, एंड वो जो कमेंट है वो मतलब ब्लो अप हो गई सोशल मीडिया पे, कल हुई, येस्टरडे, ठीक है। ब्लो अप होने का मतलब होता है वायरल हो गई, ठीक है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि सही फॉर्म क्या आएगी वर्ब की, इनमें से सही ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। तो येस्टरडे की बात हो रही है, पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो ब्लो अप तो आ ही नहीं सकता बिकॉज ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। विल बी ब्लोन नहीं आ सकता बिकॉज हम फ्यूचर की बात नहीं कर रहे। इज ब्लोन भी नहीं आ सकता बिकॉज ये सिंपल पास्ट है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ब्लू अप। द क्लाइमेट कंट्रोल कमेंट बाय एन एक्टिविस्ट ब्लू अप ऑन सोशल मीडिया येस्टरडे, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो टेंसेस में से ये क्वेश्चन था, आपको सही फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें सिलेक्ट करनी थी। तो टेंसेस पर पूरा अच्छे से पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन का वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, अपलोडेड है, जिसमें मैंने पूरे टेंसेस को अच्छे से एक्सप्लेन किया है विद एग्जांपल्स। तो आप ग्रामर के किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, यू कैन वॉच माई वीडियोज, ऑल द वीडियोज आर अवेलेबल ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, ठीक है। सो ये था टेंसेस में से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन अ डॉक्टर एंड हिज पेशेंट, कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग द पेशेंट्स रिप्लाई करेक्टली। तो देखो ये कन्वर्सेशन है डॉक्टर एंड पेशेंट के बीच में, हमें क्या करना है, जो डॉक्टर की डॉक्टर ने जो सेंटेंस बोला उसको तो इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रखा है, हमें पेशेंट की लाइन को, पेशेंट की बात को क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, ठीक है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में उसको चेंज करना है। ओके, सो डॉक्टर ने बोला डू यू फील डाउन फ्रॉम टाइम टू टाइम मिस्टर गोपालन। तो डॉक्टर ने अपने पेशेंट से पूछा कि क्या आपको समय समय पर डाउन मतलब अच्छा फील नहीं होता है मिस्टर गोपालन। तो फिर पेशेंट ने रिप्लाई किया येस आई डू नॉट स्टे इन अ गुड मूड। तो पेशेंट बोलते हैं कि हाँ मैं अच्छे मूड में नहीं रहता हूँ। तो हमें पेशेंट वाली लाइन को रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना है। सो देखो द डॉक्टर की बात को हमने कैसे कन्वर्ट किया, द डॉक्टर वाइल ट्राइंग टू फिगर आउट हिज पेशेंट्स एलिमेंट आस्क्ड अबाउट हिज वेल बीइंग, ठीक है। तो यहाँ पर डॉक्टर क्या पूछ रहे हैं, उनकी कंडीशन को पूछ रहे हैं, उनकी वेल बीइंग के बारे में पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो डॉक्टर है वो फिगर आउट कर रहे थे कि उनकी पेशेंट की एलिमेंट क्या है, मतलब उन्हें क्या प्रॉब्लम है, एंड वो उनकी वेल बीइंग के बारे में पूछ रहे थे। तो पेशेंट ने फिर अफर्म किया, मतलब पेशेंट ने इस बात को सही बोला एंड उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ वो सही अच्छे मूड में नहीं रहते। तो इसको मैं रिपोर्टेड स्पीच में कैसे लिखेंगे, द पेशेंट अफर्म्ड दैट ही डज नॉट स्टे इन अ गुड मूड। जो आई है वो ही में बदल जाएगा बिकॉज थर्ड पर्सन, तो ही एंड ही के साथ क्या आएगा, डज नॉट आएगा। सो ही डज नॉट स्टे इन अ गुड मूड। तो ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा बिकॉज यहाँ पर वो अपनी कंडीशन बता रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो हिंदी में हम इसको कैसे बोलेंगे कि पेशेंट ने बोला कि वो सही फील नहीं कर रहा है, वो सही फील नहीं करता, तो हम प्रेजेंट में ही बोल रहे हैं ना रिपोर्टेड स्पीच में भी। तो जब भी इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो वो प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा। सो द पेशेंट अफर्म्ड दैट ही डज नॉट स्टे इन अ गुड मूड, सिंपल, ठीक है। तो ये हमने इसको रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक फॉर द गिवन लाइन फ्रॉम अ हेल्थ मैगजीन। तो यहाँ पर भी हमें सही ब्लैंक को फिल करना है, सही ऑप्शन को सिलेक्ट करके। द एडवर्टाइजमेंट रीड इफ यू स्मोक स्टैटिस्टिकली योर स्टोरी डैश एंड 15% बिफोर इट शुड। तो यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट है स्मोकिंग के बारे में, जागरूकता को स्मोकिंग के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है कि अगर आप स्मोक करोगे, इफ़ यू स्मोक देन स्टैटिस्टिकली, मतलब स्टैटिस्टिक्स के डेटा के हिसाब से अगर हम बात करें तो आपकी जो स्टोरी है, आपकी स्टोरी मतलब आपका जो लाइफ स्पैन है वो डैश एंड हो जाएगा 15% बिफोर इट शुड। मतलब जितना आपका लाइफ स्पैन है, जितने साल आप जियोगे उससे 15% कम हो जाएगी आपकी लाइफ। तो यहाँ पर ये बोला कि अगर आप स्मोक करोगे तो आपको ये उसका हार्म झेलना, उसका ये नुकसान होगा। तो आपको यहाँ पर सही ब्लैंक में से क्या, यहाँ पर ब्लैंक में क्या आएगा, सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है, मस्ट, शुड, विल या ऑट टू। तो देखो अगर आप स्मोक करते हो तो स्टैटिस्टिकली जो आपकी स्टोरी है इट मस्ट एंड, ऐसा होना ही चाहिए कि 15% आपकी लाइफ स्टोरी कम हो जाए, ऐसा तो नहीं है ना। सो मस्ट तो नहीं हो सकता। शुड आपकी होनी चाहिए 15% जो आपका लाइफ है वो कम हो जानी चाहिए, यहाँ पर शुड भी नहीं आ सकता बिकॉज शुड हम जब बोलते हैं, जब हम कोई सजेशन देते हैं, एडवाइस देते हैं, सो ये भी नहीं आएगा। विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पर ये विल सही ऑप्शन है बिकॉज ये यहाँ पर देखो सेंटेंस में सही आ रहा है। इफ यू स्मोक, अगर आप स्मोक करोगे तो स्टैटिस्टिकली योर स्टोरी विल एंड 15% बिफोर इट शुड। आपकी जो लाइफ स्टोरी है वो 15% कम हो जाएगी। तो हम प्रेडिक्ट करें कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। सो विल बी द करेक्ट आंसर।
ठीक है। ought to नहीं आएगा बिकॉज ought to वर्ड हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए यूज करते हैं, जब हमारी कोई मोरल ड्यूटी होती है, ठीक है। वी ought to respect our teachers, we ought to respect our parents, तो यहाँ पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं हो रही है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, will. If you smoke, statistically your story will end 15% before it should, ठीक है। Then next question, select the option that identifies the error and supplies the correction for the following line from a news report। तो ये सेंटेंस है, इसमें एक एरर है, एक गलती है एंड उसको करेक्ट कर दिया, तो आपको सही एरर और करेक्शन फाइंड आउट करना है, वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो देखो, लास्ट वीक अ चाइल्ड वाज नॉट अलाउड टू बोर्ड द प्लेन एट रांची एयरपोर्ट। अब देखो यहाँ पर ये द प्लेन क्यों लिखा है, यहाँ पर प्लेन का हमें स्पेसिफिक नाम तो नहीं पता कि वो कौन सा प्लेन है, एक सिंपल बोला है प्लेन, ठीक है। तो द हम कब यूज करते हैं, जब हमें स्पेसिफाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कॉमन प्लेन की बात हो रही है, तो द नहीं आना चाहिए, तो एरर क्या है, द इज द एरर। अब यहाँ पर द की जगह क्या आएगा, अ आएगा, मतलब कोई भी एक प्लेन हो सकता है, ठीक है। सो लास्ट वीक अ चाइल्ड वाज नॉट अलाउड टू बोर्ड अ प्लेन, ठीक है। यहाँ पर द की जगह अ आएगा, तो एरर में क्या है, एरर इज द एंड द करेक्शन इज अ। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये एरर एंड करेक्शन में से ये आपका क्वेश्चन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, complete the given narrative by filling in the blank with correct option। तो इसमें भी हमें fill in the blank करना है। So as I was standing on the dock looking out at the lake for the last time, a feeling of emptiness dashed over me like darkness। तो जब मैं डॉक पर खड़ा था तो और जब मैं लेक को देख रहा था, तो एक लेक को मैं लास्ट टाइम देख रहा था, तो एक फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, मतलब एक खालीपन की फीलिंग मेरे अंदर आ गई। इट ओवर मी लाइक डार्कनेस, मतलब यहाँ पर मेरे अंदर एम्प्टीनेस की फीलिंग आ गई डार्कनेस की तरह। तो सही फॉर्म ऑफ वर्ब आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, विल वॉश, हैड वॉश्ड, विल हैव वॉश्ड, वॉश। तो देखो यहाँ पर लास्ट टाइम पास्ट टेंस की बात हो रही है कि जब मैं खड़ा था और मैं लेक को देख रहा था, तब एक एम्प्टीनेस की फीलिंग मेरे अंदर आई, तो पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो विल वॉश नहीं आ सकता, विल हैव वॉश्ड भी नहीं आ सकता, बी एंड डी में से कोई होगा। तो हैड वॉश आ सकता है, हैड वॉश भी नहीं आएगा बिकॉज पास्ट परफेक्ट की बात नहीं हो रही है। हैड वॉश तो जब हम यूज करेंगे जब पास्ट में कोई एक्शन शुरू हुआ एंड खत्म हो गया, तो यहाँ पर बात हो रही है कि एक एम्प्टीनेस की फीलिंग मेरे अंदर आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंपल पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाएगा, मतलब वॉश्ड आएगा। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। एज आई वाज स्टैंडिंग ऑन द डॉक लुकिंग आउट द लेक फॉर द फर्स्ट टाइम और फॉर द लास्ट टाइम, अ फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस वॉश्ड ओवर मी लाइक डार्कनेस, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। देन fill in the blank by using the correct form of the word in the bracket for the given portion of a letter। तो आपको ये लेटर का एक थोड़ा सा पार्ट गिवन है, अब इस लेटर में आपको ये ब्लैंक फिल करना है, इसकी सही फॉर्म ऑफ वर्ब का आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना है। प्रेजेंट फॉर्म आएगी, पास्ट टेंस पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी या फिर पास्ट पार्टिसिपल, ओके। सो देखो, सब्जेक्ट है रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल, डियर सर दिस इज टू रिस्पेक्टफुली सबमिट दैट आई dash approval for organizing a tree plantation drive to be undertaken by the club। तो यहाँ पर अप्रूवल के लिए ये एप्लीकेशन दी जा रही है एंड यहाँ पर वो रिस्पेक्टफुली ये कह रहे हैं कि मुझे आपका अप्रूवल चाहिए, सो आई सीक योर अप्रूवल। अब मुझे आपका अप्रूवल चाहिए, तो ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, फ्यूचर टेंस की तो बात नहीं हो रही, ना ही पास्ट टेंस की बात हो रही। सो प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है कि मुझे आपका अप्रूवल चाहिए। सो यहाँ पर सीक जो वर्ब है, ये सीक एज इट इज ही रहेगा, ना इसको हम पास्ट में चेंज करेंगे ना फ्यूचर में चेंज करेंगे। सो दिस इज टू रिस्पेक्टफुली सबमिट दैट आई सीक अप्रूवल फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ ट्री प्लांटेशन। तो सीक ये एज इट इज आ जाएगा बिकॉज प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है, ओके। Then next question is report the dialogue between a grandson and his grandfather by completing the sentence। तो हमें ये जो डायलॉग है ग्रैंडसन एंड ग्रैंडपा के बीच में बातें हुई है, डायलॉग है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना है रिपोर्टेड स्पीच में, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। तो ग्रैंडसन ने पूछा ग्रैंडपा हु आर योर सुपर हीरोज, आपके सुपर हीरोज कौन है। तो ग्रैंडपा ने रिप्लाई किया एनीवन हु शोज काइंडनेस एंड कंपैशन टू अदर्स। ग्रैंडपा ने बोला कि वो सुपर हीरोज हैं एक ऐसा इंसान जो दूसरों को कंपैशन मतलब जिसमें दया का भाव हो, जो दूसरों को काइंडनेस शो करे, वो होते हैं सुपर हीरो। तो ग्रैंडपा ने ये रिप्लाई किया, ओके। सो इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन अबाउट हिज सुपर हीरोज ग्रैंडफादर सेज दैट। तो ग्रैंडफादर ने जो रिप्लाई किया है ना, ये जो रिप्लाई किया है इसको हमें रिपोर्टेड स्पीच में बदलना है। तो देखो ग्रैंडपा ने क्या रिप्लाई किया, एनीवन हु शोज काइंडनेस एंड कंपैशन टू अदर्स। सो ग्रैंडफादर सेज दैट इट इज एनीवन हु शोज काइंडनेस एंड कंपैशन टू अदर्स। तो यहाँ पर क्या आएगा, दैट के बाद आ जाएगा इट इज एनीवन, मतलब वो इंसान जो दूसरों को क्या करे, काइंडनेस एंड कंपैशन शो करे। तो ये जो टेंस है ये तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एनीवन के आगे इट इज आ जाएगा,
grandfather says that it is anyone who shows kindness and compassion to others. ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस फ्रॉम अ स्कूल मैगजीन रिपोर्ट एंड सप्लाई द करेक्शन. तो ये सेंटेंस है, इसमें आपको एरर फाइंड आउट करके उसको करेक्ट करना है. सिंपल. सो इन ऑर्डर टू बैलेंसिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ द ईगल्स एंड द हॉक्स, द स्टूडेंट काउंसिल सजेस्टेड अ रीमैच बिटवीन द टीम्स. तो ये दो टीम्स हैं, ईगल्स एंड हॉक्स. अब इनकी सेंटिमेंट्स को बैलेंस करने के लिए क्या है, जो स्टूडेंट काउंसिल है उसने सजेस्ट किया कि जो टीम्स के बीच में दोबारा मैच होना चाहिए. तो यहाँ पर एरर है क्या, तो इन ऑर्डर टू बैलेंसिंग, ये बैलेंसिंग यहाँ पर एरर है. बैलेंसिंग क्यों आएगा, बैलेंस आएगा. इन ऑर्डर टू बैलेंस, बैलेंस करने के लिए. यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात नहीं हो रही, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है. तो यहाँ पर बैलेंसिंग नहीं, बैलेंस आएगा. तो एरर क्या है, बैलेंसिंग, एंड करेक्शन में आ जाएगा बैलेंस. ठीक है, बिकॉज यहाँ सिंपल प्रेजेंट है. अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता तो इसके आगे हेल्पिंग वर्ब लगनी चाहिए थी ना, इज लगना चाहिए था, एम लगना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं है, प्रेजेंट की बात हो रही है. तो बैलेंसिंग की जगह बैलेंस आना चाहिए. सो दिस इज द एरर. ठीक है. Next question is Sunil shared some information with Tariq about a holiday at sea. Report Tariq's question. तो देखो तारिक ने सुनील से ये क्वेश्चन पूछा है, Did you enjoy traveling by sea? इस क्वेश्चन को हमें रिपोर्टेड स्पीच मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे. अब ये जो सेंटेंस है ये किस में है, Did you enjoy traveling by sea. ये जो सेंटेंस है इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे. तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या यूज होता है, हैड का यूज किया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है. ठीक है, तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो क्या आएगा, तारिक ने सुनील से पूछा है. सो तारिक आस्क्ड सुनील इफ ही हैड एंजॉयड ट्रैवलिंग बाय सी. ठीक है, हैड का हम यूज करेंगे एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे. तो एंजॉय का एंजॉयड हो जाएगा एंड उसके आगे हैड लगेगा. सो तारिक आस्क्ड सुनील, तारिक ने सुनील से पूछा. इफ, अब इफ की जगह आप वेदर का भी यूज कर सकते हो. दोनों वर्ड्स आपका, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो. यू हैव दैट ऑप्शन. ठीक है, सो तारिक आस्क्ड सुनील इफ ही हैड एंजॉयड ट्रैवलिंग बाय सी. ठीक है, एंड ये क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा बिकॉज वो स्टेटमेंट में चेंज हो गया. ठीक है, यहाँ पर ये WH वर्ड से क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हो रहा था तो इसलिए हमने इफ या फिर वेदर वर्ड का यूज किया. ये हम ऑलरेडी रूल्स में डिस्कस कर चुके हैं रिपोर्टेड स्पीच वाले वीडियो में. ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया. तो इसका आंसर क्या होगा, तारिक आस्क्ड सुनील इफ ही हैड एंजॉयड ट्रैवलिंग बाय सी, फुल स्टॉप. ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्लोगन बाय द मिनिस्ट्री फॉर चाइल्ड वेलफेयर. तो चाइल्ड वेलफेयर का ये स्लोगन है, इसमें हमें ये सही ऑप्शन सेलेक्ट करके ब्लैंक को फिल करना है. सो डैश वी अफोर्ड टू नेग्लेक्ट चिल्ड्रन. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है तो हमें यहाँ पर ये सही मोडाल वर्ब का इसको यूज करके इसको पुट करना है. सो डैश वी अफोर्ड टू नेग्लेक्ट चिल्ड्रन, थिंक ट्वाइस. तो ये स्लोगन है, तो देखो पुट करके देखते हैं. विल वी अफोर्ड टू नेग्लेक्ट चिल्ड्रन, विल आएगा यहाँ पर. क्या हम चिल्ड्रन को नेग्लेक्ट करेंगे, विल फ्यूचर की तो बात हो ही रही है तो विल नहीं आएगा. मे वी अफोर्ड टू नेग्लेक्ट चिल्ड्रन, यहाँ पर परमिशन थोड़ी ली जा रही है तो मे भी नहीं आएगा. नीड वी अफोर्ड टू नेग्लेक्ट चिल्ड्रन, हमें चिल्ड्रन को क्या नेग्लेक्ट करने की जरूरत है. नीड की यहाँ पर बात नहीं हो रही, किसी जरूरत की बात नहीं करी जा रही है. ठीक है, सो नीड भी नहीं आ सकता. कैन वी अफोर्ड टू नेग्लेक्ट चिल्ड्रन, क्या हम चिल्ड्रन को नेग्लेक्ट करना अफोर्ड कर सकते हैं, कैन आएगा यहाँ पर बिकॉज हम एबिलिटी की बात कर रहे हैं. हम चिल्ड्रन को नेग्लेक्ट करना अफोर्ड कर ही नहीं सकते हैं. ठीक है, दैट्स व्हाई देयर इज अ क्वेश्चन. तो कैन आएगा यहाँ पर, कैन वी अफोर्ड टू नेग्लेक्ट चिल्ड्रन, थिंक ट्वाइस. ठीक है, तो ये इसका सही स्लोगन बन रहा है. सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है, सो ये मॉडल्स में से ये क्वेश्चन था. ठीक है. Next question, select the correct option to complete the narration of the dialogue between Latha and her father. तो लाथा और उसके फादर के बीच में डायलॉग है, ये बात गिवन है हमें, सेंटेंसेस गिवन है. इनको हमें क्या करना है, इनकी नरेशन करनी है, इनको रिपोर्टेड स्पीच में बदलना है एंड सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है. ओके, सो फादर ने बोला व्हाई आस्क सो मेनी क्वेश्चंस लाथा. आप लेथा से पूछा, अपनी बेटी से पूछा कि तुम इतने क्वेश्चंस क्यों पूछती हो. तो लेथा ने रिप्लाई किया, आई बिलीव दैट इफ यू डोंट नो द आंसर कीप आस्किंग टिल यू डू. तो लेथा ने बोला कि जब तक आपको किसी चीज़ का आंसर नहीं पता चलता तो पूछते रहो जब तक आपको आंसर नहीं पता चल जाता. ठीक है, सो लेथा ने ये रिप्लाई किया. तो अब इसको हमें चेंज करना है रिपोर्टेड स्पीच में. तो ये पहले से थोड़ा सा गिवन है, हमें ये लास्ट वाला पार्ट चेंज करना है. सो फादर आस्क्ड लेथा द रीजन फॉर मेनी क्वेश्चंस. फादर ने क्या किया, अपनी बेटी से पूछा कि रीजन क्या है इतने क्वेश्चंस पूछने का, व्हाई यू आस्क सो मेनी क्वेश्चंस. तो ये रिपोर्टेड स्पीच में कर दिया. शी वाज आस्किंग, लेथा एक्सक्लेम्ड गुड ह्यूमरली, मतलब लेथा ने एक्सक्लेम किया
एंड गुड ह्यूमरली रिप्लाई किया। गुड ह्यूमरली मतलब एक अच्छे मजाकिया वे में उसने रिप्लाई किया दैट इन इवेंट ऑफ नॉट नोइंग द आंसर वन शुड, मतलब जब किसी को आंसर नहीं पता होता है, सो वन शुड डैश कीप आस्किंग टिल वन डज, kept asking till one does, keep asking till one do या kept on to ask till one do। तो देखो kept तो आ ही नहीं सकता बिकॉज यहाँ पर हम पास्ट टेंस की तो बात कर ही नहीं रहे हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं या सॉरी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर वो बोल रही है कि अगर किसी को आंसर नहीं पता तो उसे पूछते रहना चाहिए, प्रेजेंट की बात हो रही है ना, तो पास्ट तो हो ही नहीं सकता, तो kept नहीं आएगा। अब ए और सी में क्या डिफरेंस है, देखो कीप आस्किंग टिल वन डज एंड यहाँ पर है कीप आस्किंग टिल वन डू, तो वन के साथ डज लगेगा या डू लगेगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि वन के साथ हमेशा डज का यूज होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो यहाँ पर डू का यूज किया बिकॉज यू है यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट, इसीलिए उसके साथ डू का यूज किया, लेकिन वन के साथ डज का यूज होता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर, कीप आस्किंग टिल वन डज, ठीक है। तो इसका पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, लैथा एक्सक्लेम्ड गुड ह्यूमरली दैट इन इवेंट ऑफ नॉट नोइंग द आंसर वन शुड कीप आस्किंग टिल वन डज, जब तक उसको आंसर पता नहीं लग जाता उसे पूछते रहना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एरर ऑन अ शॉप्स होर्डिंग एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेल्स ऑफर। तो ये क्या है, एक शॉप का होर्डिंग है, इसमें हमें एरर फाइंड आउट करके उसको करेक्ट करना है, ठीक है। सो मैसिव डिस्काउंट फॉर ऑल सीनियर सिटीजन वैक्सीनेटेड विद द प्रिकॉशनरी डोज। तो यहाँ पर बोला है इस शॉप की होर्डिंग में कि उन सभी सीनियर सिटीजन्स को, हर एक सीनियर सिटीजन को मैसिव डिस्काउंट मिलेगा अगर वो क्या है, अगर वो वैक्सीनेटेड है प्रिकॉशनरी डोज से। तो यहाँ पर एरर क्या है, देखो यहाँ पर ऑल नहीं आएगा, यहाँ पर ईच आएगा, हर एक सीनियर सिटीजन जो कि वैक्सीनेटेड है, तो हर एक की बात हो रही है, तो हर एक वर्ड को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, ईच बोलते हैं, तो यहाँ पर ऑल नहीं आएगा, सभी सीनियर सिटीजन ऐसे नहीं बोलते, हम बोलते हैं हर एक सीनियर सिटीजन जिसको वैक्सीन लगी है, ठीक है। सो ईच विल बी द वर्ड हियर, ऑल यहाँ पर एरर है एंड इसकी जगह आ जाएगा ईच, सो एरर में लिख दोगे आप ऑल एंड करेक्शन विल बी ईच, मैसिव डिस्काउंट फॉर ईच सीनियर सिटीजन विद सिटीजन वैक्सीनेटेड विद प्रिकॉशनरी डोज, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, एरर एंड करेक्शन में से ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो हमारा ग्रामर वाला पूरा पोर्शन कंप्लीट हो गया, हमने ग्रामर के सारे क्वेश्चंस देख लिए। अब हम सेक्शन बी के राइटिंग पार्ट पर आ गए, राइटिंग पोर्शन पर आ गए, ठीक है। सेक्शन बी में ग्रामर भी है, राइटिंग भी है। सो नाउ वी हैव कम ऑन द राइटिंग स्किल्स, क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, ओके। एंड ये टोटल आपका 10 मार्क्स का है, लेट्स सी। एंड ये जो आपका ग्रामर पोर्शन था वो भी 10 मार्क्स का ही था, सारे क्वेश्चंस 1-1 मार्क्स के थे। दिस इज ऑल्सो ऑफ 10 मार्क्स। सो अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी गिवन बिलो। तो ये ए पार्ट आपको पूरा गिवन है एंड ये बी पार्ट है, तो इन दोनों में से आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सो लेट्स रीड इट। यू आर सुनिधि प्रकाश, द वाइस कैप्टन ऑफ ब्रिलियंट विद्यालय Barra Kanpur. You have recently noticed several posters around your school premises conveying a hazardous message. तो देखो ये आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है, दिस इज लेटर, ठीक है। आपको राइटिंग सेक्शन में 2 क्वेश्चन गिवन है। पहला क्वेश्चन है लेटर में आपको चॉइस गिवन है, या तो आप ये वाला कर सकते हो या ये वाला बी पार्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड दूसरा क्वेश्चन है एनालिटिकल पैराग्राफ, ठीक है, उसमें भी आपको चॉइस गिवन है, ए एंड बी पार्ट, कोई भी आपको एक अटेम्प्ट करना है, ठीक है। लेटर भी आपका 5 मार्क्स का है एंड जो एनालिटिकल पैराग्राफ है वो भी आपका 5 मार्क्स का ही है, ठीक है। तो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, देखो ये लेटर है तो फॉर्मेट होता है लेटर का भी, ऐसी पैराग्राफ का भी फॉर्मेट होता है, तो फॉर्मेट के लिए आपको मिलेंगे 1 मार्क्स, ठीक है। यू विल गेट 1 मार्क्स फॉर फॉर्मेट, देन 1 मार्क्स आपको मिलेगा एक्यूरेसी के लिए, कि आपने जो वर्ड्स का यूज किया, जो सेंटेंसेस यूज किया है वो सब सही है, ग्रामर सही है, स्पेलिंग सही है, तो उसका आपको 1 मार्क्स मिलेगा एक्यूरेसी का। फिर 2 मार्क्स आपको मिलेंगे कंटेंट के लिए, मतलब आपने क्या मैटर लिखा है अपने लेटर के अंदर, अपने पैराग्राफ के अंदर, जो आपने जो पूरा आपका मैटर होगा वो कंटेंट के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। एंड 1 मार्क्स आपको मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज, मतलब जो आपने लिखा है उसको किस तरीके से आपने ऑर्गेनाइज किया, अरेंज किया है, तो इस हिसाब से आपका ये टोटल 5 मार्क्स का लेटर हो गया एंड 5 मार्क्स का ही आपका ये सेम एनालिटिकल पैराग्राफ में भी यही डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा मार्क्स का, ठीक है। तो अगर आप इन क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हो तभी आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। ये पूरा अच्छे से बता दिया कि किस चीज के आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। 1 मार्क्स फॉर फॉर्मेट, 1 मार्क्स फॉर एक्यूरेसी, 2 मार्क्स फॉर कंटेंट एंड 1 मार्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपने अपना लेटर लिखना है, ठीक है।
तो 5 मार्क्स का आपका ये लेटर है। इसमें भी आपको चॉइस गिवन है। पहले क्या बोला है कि आप पहले जो पार्ट है उसमें हमें बोला है कि आप सुनिधि प्रकाश हो। अब जब देखो आपको लेटर में नाम और एड्रेस स्पेसिफाई कर दिया जाता है तो आप उसी का यूज करोगे। ऐसा नहीं कि आपने लेटर लिखा है लास्ट में अपना नाम लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। अगर लेटर में बोल दिया दैट यू आर सुनिधि प्रकाश तो फिर लास्ट में आप वही नेम मेंशन करोगे एंड वही एड्रेस भी मेंशन करोगे, ठीक है। So you are सुनिधि प्रकाश, the vice captain of this school at कानपुर। अब आपने ये नोटिस किया कि आपके स्कूल के जो प्रीमिसेस है, मतलब आपकी स्कूल की जो बिल्डिंग्स हैं, जो आपका स्कूल का एरिया है, उसके आसपास काफ़ी पोस्टर्स लगे हुए हैं एंड उन पोस्टर्स में काफ़ी गलत मैसेज को, हजार्डस मैसेज को स्प्रेड किया जा रहा है। कौन से हजार्डस मैसेज? जैसे कि लूज वेट इन जस्ट अ मंथ, अ वंडर डाइट कम्स टू योर रेस्क्यू, अ प्रिविलेज अवेलेबल फॉर ओनली अ फ्यू। तो ऐसे बोलते नहीं है कि एक महीने में 10 किलो 8 किलो वेट लूज कर लो, तो ये सही मैसेज नहीं है। इससे यंगस्टर्स पर, जो यूथ है, उस पर गलत इम्पैक्ट पड़ता है एंड वो अपनी हेल्थ को वो डिस्ट्रॉय करते हैं अगर वो एक महीने में इतना ज़्यादा वेट अगर लूज कर रहे हैं इन पोस्टर्स को पढ़ के। तो ये काफ़ी हजार्डस मैसेज है, ये बिल्कुल भी सही मैसेज नहीं है एंड ये आपके स्कूल के प्रेमिसेस के अराउंड पोस्टर्स पर ये मैसेज लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या करना है आपको? राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द DWA in not more than 120 वर्ड्स। तो आपको क्या लिखना है? लेटर लिखना है, लेटर टू द एडिटर, ठीक है। तो स्पेसिफाई कर दिया आपको एडिटर को लेटर लिखना है। किसके? DWA, इसके ये न्यूज़पेपर है, इसके एडिटर को आपको लेटर लिखना है एंड 120 वर्ड से ज़्यादा वर्ड्स में आपको नहीं लिखना। तो वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना है, बिकॉज अगर आप ज़्यादा लेंथी कर दोगे इसका कोई भी फायदा नहीं है। वर्ड लिमिट जितनी है उसी की जितनी अप्रोक्सीमेटली आपके वर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। ड्रॉइंग अटेंशन टूवर्ड्स हार्म कॉज्ड बाय सच एडवर्टाइजिंग। तो आपको ड्रॉ करनी है अटेंशन एडिटर की कि इन एडवर्टाइजिंग से कितना ज़्यादा क्या होता है? हार्म होता है। प्रपोज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ होलसम लंच मंथ इन स्कूल्स एज एन आइडिया टू एड्रेस सच प्रैक्टिसेस, मेंशन द एडवांटेजेस एंड शेयर सजेशंस टू फॉस्टर हेल्दी ईटिंग रूटीन्स एंड डेवलप पॉजिटिव बॉडी इमेज अमंग यंगस्टर्स। तो आपको ये बताना है कि प्रॉपर यहाँ पर आपने इन एडवर्टाइजिंग का आपको नुकसान बताना है कि इनसे क्या नुकसान होता है एंड आपको क्या करना है? आपको एक होलसम लंच मंथ इसको आपको इम्प्लीमेंटेशन करवाना है। इसकी ये भी आपको लेटर में मेंशन करना है कि हम क्या करेंगे? होलसम लंच मंथ करेंगे। मतलब हम जो भी लंच कर रहे हैं, जो भी हम खाना खा रहे हैं, वो हम पूरा खाएंगे, न्यूट्रिशियस डाइट खाएंगे। ये आपको इम्प्लीमेंट करना है, ये भी आपको अपने लेटर में मेंशन करना है, ठीक है। एज एन आइडिया टू एड्रेस सच प्रैक्टिसेस, मतलब इन प्रैक्टिसेस को एड्रेस करने के लिए ये आइडिया है, ठीक है। मेंशन द एडवांटेजेस एंड शेयर सजेशंस टू फॉस्टर हेल्दी ईटिंग रूटीन्स, मतलब अगर हम सही तरीके से खाएंगे, न्यूट्रिशियस डाइट खाएंगे, एक बैलेंस डाइट खाएंगे तो उसके क्या क्या फ़ायदे होंगे वो आपको शेयर करना है एंड एक पॉजिटिव बॉडी इमेज डेवलप हो यंगस्टर्स के अंदर, मतलब यंगस्टर्स के दिमाग में उनकी बॉडी को लेकर एक सही पॉजिटिव इमेज बने एंड दे डू नॉट हेट देमसेल्व्स फॉर देयर बॉडी। ओके, सो एक पॉजिटिव बॉडी इमेज क्रिएट हो यंगस्टर्स के अंदर, तो उसके लिए आप ये लेटर लिख रहे हो एडिटर को, ठीक है। तो अब क्या फॉर्मेट होगा इसका, मैंने उस पर पूरा अच्छे से वीडियो बनाया हुआ है कि व्हाट इज़ द हाउ टू राइट लेटर, व्हाट इज़ द फॉर्मेट फॉर दैट, पूरा उस पर फुल एक्सप्लेनेशन का वीडियो अवेलेबल है। अगर आपको लेटर लिखना नहीं आता, आपको फॉर्मेट नहीं पता, यू कैन वॉच दैट वीडियो, ठीक है। अब ये मैं आपको वैसे बता देती हूँ कैसे आप लिखोगे, इसमें फॉर्मेट क्या होगा। देखो, सबसे पहले आप लिखोगे अपना एड्रेस, अपने यहाँ पर स्कूल का नाम है तो स्कूल का नाम लिखोगे, उसका एड्रेस लिखोगे, ठीक है। स्कूल का नाम लिख दिया, एड्रेस लिख दिया, सिटी लिख दिया, फिर आपको एक लाइन छोड़ के क्या लिखना है? डेट लिखनी है, ठीक है। एक लाइन छोड़ के डेट लिखोगे, फिर डेट के बाद एक लाइन छोड़ के आप क्या करोगे? अब फिर आप लिखोगे द एडिटर आप लिखोगे, उसके नीचे DWA न्यूज़पेपर का नाम एंड देन उसके नीचे उसका एड्रेस लिख दोगे, ठीक है, जो भी एड्रेस है। फिर एक लाइन छोड़ के आपको क्या करना है? सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट मतलब जो आपका ये लेटर का टॉपिक है वो सब्जेक्ट होगा, जो आप एक लाइन में लिख दोगे, ठीक है। फिर सब्जेक्ट के बाद एक लाइन छोड़ के आपको सैल्यूटेशन लिखनी है, डियर सर या डियर मैडम। अब यहाँ पर हमें स्पेसिफाई नहीं किया है डियर है या डियर सर है या डियर मैडम है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, डियर सर या डियर मैडम। फिर आप अपनी बॉडी को स्टार्ट करोगे, ठीक है। बॉडी भी जो आपकी होगी ना, उसमें भी 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी लाइन होती है, फिर आपकी मेन पोर्शन आता है, मेन बॉडी आती है एंड देन आपकी लास्ट में कंक्लूडिंग लाइन होती है, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट होती है। उसके बाद आपका योर्स ट्रूली, थैंक यू वगैरह होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे कि ये जो लेटर है या किस रेफरेंस में लिख रहे हो, मतलब क्यों लिख रहे हो, क्या रीजन है। तो दिस लेटर इज इन रेफरेंस टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द यंगस्टर्स
टू ईट न्यूट्रिशियस डाइट, जो अभी आपने सब्जेक्ट लिखा है तो वो आप रेफरेंस में लिख दोगे कि ये जो लेटर है ये इस चीज़ के रेफरेंस में है, ठीक है। वो आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया, फिर आप बॉडी में मेन आप अपना मैटर लिखोगे कि ये ऐसी जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं इससे यंगस्टर्स पर बहुत बुरा असर पड़ता है, वो सही डाइट नहीं खाते हैं वेट को लूज करने के लिए, इन एडवर्टाइजिंग से ये इम्पैक्ट पड़ता है यंगस्टर्स पर। तो हमें क्या करना है, हमें होलसम लंच मंथ को स्कूल्स में इम्प्लीमेंट करना है। इससे हम क्या करेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स हैं स्कूल के वो एक न्यूट्रिशियस लंच लेकर आएंगे, वो बैलेंस डाइट खाएंगे एंड इससे उनके अंदर एक पॉजिटिव बॉडी इमेज डेवलप होगी एंड एक पॉजिटिव बॉडी इमेज डेवलप होगी एंड उनके जो ईटिंग रूटीन्स हैं उनसे वो हेल्दी खाना खाएंगे तो हेल्दी ईटिंग रूटीन्स उनके डेवलप होंगे, ठीक है। तो आपको सारे फायदे बताने हैं वो मेन बॉडी पार्ट में। फिर कंक्लूडिंग स्टेटमेंट में आप क्या लिखोगे, यू विल राइट कि हम होप करते हैं कि आप हमारे इस लेटर को अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करोगे एंड इससे अवेयरनेस स्प्रेड होगी यंगस्टर्स के अंदर एंड इम्पैक्ट उसका अच्छा पड़ेगा, सही इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो आपको कंक्लूडिंग स्टेटमेंट में लिख देना है दैट वी होप दैट यू विल पब्लिश this in your columns of your newspaper and it will spread awareness among the youngsters, ठीक है। तो ऐसे आप अपनी कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिख के फिर लास्ट में आपने लिख देना है योर्स ट्रूली, अपना सिग्नेचर कर देना है, नाम लिख देना है, नाम हमें ऑलरेडी गिवन है सुनिधि प्रकाश, ठीक है, एंड अपनी डेजिग्नेशन लिख देनी है वाइस कैप्टन, ठीक है। तो ऐसे आपका ये पूरा लेटर हो जाएगा, ठीक है, लेटर टू द एडिटर। तो आप ये वाला लेटर कर सकते हो या फिर आप ये भी कर सकते हो, ये आपको ऑप्शन गिवन है, यू कैन डू एनी वन, ठीक है। दूसरा क्या है, यू आर जैक स्केरिया रेजिडेंट ऑफ 412 मैग्ना ग्रीन्स अपार्टमेंट गांधी मार्ग जौनपारा मुंबई। तो ये आपको नाम दे दिया एंड ये उसका एड्रेस भी दे दिया, आप इस एड्रेस में रहने वाले हो, रेजिडेंट हो यहाँ के। 3 स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 10 फ्रॉम योर रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स हैव रेस्क्यूड एंड रिहैबिलिटेड अ फ्यू ओल्ड बेगर्स फ्रॉम द नेबरहुड, यू थिंक दैट देयर वर्क डिजर्व्स एप्रिशिएशन एंड रिकॉग्निशन। तो हुआ क्या है कि आप ही के नेबरहुड में, आप ही के जो आपका जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है उसी में से 3 स्टूडेंट्स हैं ग्रेड 10 के, मतलब 10th क्लास के 3 स्टूडेंट्स हैं। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कुछ ओल्ड बेगर्स को, मतलब बूढ़े भिखारियों को, ओल्ड बेगर्स को उन्होंने क्या किया, रेस्क्यू किया, उन्हें वहाँ से बचाया एंड रिहैबिलिटेट कर दिया, मतलब दोबारा उन्हें रहने की जगह दी, उनकी हेल्प करी एक टाइप से, ठीक है, रिहैबिलिट कर दिया from the neighborhood. You think that their work deserves appreciation and recognition. And आप ये समझते हो कि उन तीनों 10th क्लास के स्टूडेंट्स ने जो किया है ये बहुत ही अच्छा काम किया है एंड उनके इस काम को appreciation and recognition मिलनी चाहिए, ठीक है। You think that. Write a letter to the president of the RWA. तो आपको क्या लिखना है, आपको RWA के प्रेसिडेंट को लेटर लिखना है ये कि इन तीनों स्टूडेंट्स के जो इन्होंने जो काम किया है वो रिकॉग्निशन एंड अप्रिशिएशन डिजर्व करते हैं। तो इस बारे में आपको अपना पूरा ये लेटर लिखना है प्रेसिडेंट को। सीकिंग रिकमेंडेशन फॉर दीज यूथ टू बी नॉमिनेटेड फॉर सर्विंग सिटीजन्स अवार्ड। तो आपको ये लेटर लिखना है प्रेसिडेंट ऑफ RWA एंड ये आपको बताना है, ये रिकमेंड करना है कि ये जो यूथ है, मतलब ये जो 3 स्टूडेंट्स हैं 10th क्लास के, इनको क्या मिलना चाहिए, इनको नॉमिनेट किया जाना चाहिए सर्विंग सिटीजन अवार्ड के लिए, ठीक है, बिकॉज इन्होंने इतना अच्छा काम किया, दूसरे सिटीजन्स को सर्व किया, तो उनको ये अवार्ड मिलना चाहिए। तो ये आपको रिकमेंड करना है अपने लेटर में, ठीक है। Suggest other ways such acts of kindness could be recognized and awarded in the future. And आपको और दूसरे ways भी suggest करने हैं कि जो लोग ऐसे kindness का काम करते हैं, दूसरों के भले के लिए ऐसा काम करते हैं, तो उनको recognize करने के लिए क्या क्या दूसरे तरीके हमें अपनाने चाहिए और दूसरे अवार्ड्स देने चाहिए। तो आपको और दूसरे वेज भी यहाँ पर सजेस्ट करने, ठीक है। तो ये इस बारे में आपको अपना पूरा लेटर लिखना है। तो इसका भी फॉर्मेट सेम ही रहेगा। सबसे पहले आपने लेटर लिखा, ये लेटर में सबसे पहले आप लिखोगे अपना एड्रेस लिखोगे। तो एड्रेस ऑलरेडी गिवन है, यू विल राइट दिस एड्रेस, फिर एक लाइन छोड़ के आप डेट लिखोगे उस दिन की, देन डेट के बाद एक लाइन छोड़ के आप क्या लिखोगे, यू विल राइट द प्रेसिडेंट एंड फिर आप RWA लिखोगे, उसके नीचे उसका एड्रेस आ जाएगा, फिर एक लाइन छोड़ के आप सब्जेक्ट लिख दोगे, सब्जेक्ट के बाद एक लाइन छोड़ के फिर आपको सैल्यूटेशन लिखनी है, डियर सर, डियर मैडम, ठीक है, डियर सर आप लिख सकते हो, ठीक है। देन आप अपनी बॉडी स्टार्ट करोगे, फिर बॉडी में इंट्रोडक्टरी लाइन, मेन बॉडी पार्ट एंड देन कंक्लूजन एंड फिर लास्ट में योर्स ट्रूली वगैरह, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे, दैट दिस इज इन रेफरेंस टू द एम्पैथेटिक वर्क डन बाय दीज 3 स्टूडेंट्स बाय रेस्क्यूइंग एंड रिहैबिलिटेटिंग फ्यू ओल्ड बेगर्स। तो आप मतलब रेफरेंस आपको देना पड़ेगा कि आप ये लेटर क्यों लिख रहे हो, उसके पीछे रीजन क्या है। तो आप लिख दोगे कि इन तीनों स्टूडेंट्स ने जो एम्पैथेटिक वर्क किया, जो सोशल वर्क किया है ओल्ड बेगर्स को रेस्क्यू एंड रिहैबिलिट करके, इसके रेफरेंस में मैं आपको ये लेटर लिख रही हूँ, ठीक है।
एंड देन यू विल राइट कि कैसे इन्होंने इन 3 स्टूडेंट्स ने उन ओल्ड बेगर्स को रेस्क्यू किया, फिर उनको रहने की जगह दी, उनको इतनी हेल्प करी एंड इतना ये इन्होंने सेल्फलेस एक्शन किया। मतलब ये काम करने से इन तीनों को कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने उन फ्यू ओल्ड बेगर्स की हेल्प करी, ये सेल्फलेस एक्शन किया। सो यू हैव टू अप्रिशिएट देम। देन आप इनमें फिर आप बताओगे कि इन तीनों स्टूडेंट्स को ये डिजर्व करते हैं कि इन्हें अप्रिशिएशन मिले, रिकॉग्निशन मिले, इसीलिए इन्हें नॉमिनेट किया जाना चाहिए, इन्हें नॉमिनेट किया जाना चाहिए सर्विंग सिटीजन्स अवार्ड के लिए, ठीक है, फॉर सच एक्ट ऑफ काइंडनेस, ठीक है। एंड देन आपको ये भी बताना है कि ऐसे और जो लोग काम करते हैं, दूसरे लोगों का भला करते हैं, उनको सर्व करते हैं, तो उनको नॉमिनेट करने के लिए, उनको अवार्ड करने के लिए आपको एक और कमेटी सेटअप करनी चाहिए जो कि इन सभी एक्ट ऑफ काइंडनेस को देखे एंड उन लोगों को नॉमिनेट करे जो कि ऐसा काम करते हैं, जो कि ऐसा सेल्फलेस एक्ट करते हैं, एंड उन्हें नॉमिनेट किया जाए, अवार्ड किया जाए, ठीक है। सो यू शुड सेट अप वन मोर कमिटी। तो ऐसे आप अपना इस जो इसमें बताया वो आपने सब कवर कर दिया। फिर लास्ट में आप एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिख के योर सिंसियरली एंड अपना नाम आपको ऑलरेडी गिवन है, यू विल राइट दिस नेम एंड द लेटर विल बी फिनिश्ड, ठीक है। तो ऐसे आपको अपना लेटर लिखना है, जो आपको बातें बताएंगे वो सारी आपको मेंशन करनी है, उनको इलैबोरेट करके लिखना है, ठीक है। जो मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है लेटर के वो मैंने आपको बता दी, उनको आपको ध्यान में रखना है कि फॉर्मेट सही होना चाहिए, वर्ड्स ग्रामर बिल्कुल सही होनी चाहिए, आइडियाज को जैसे जिस ऑर्डर में वो ऑर्गेनाइज होने चाहिए वैसे ही होना, वो ऑर्डर सेम होना चाहिए, एंड जो आपने कंटेंट लिखा है, जो आपने सेंटेंसेस, जो वर्ड्स यूज करें वो इंप्रेसिव होने चाहिए, तो तभी आपको सही फुल इसमें मार्क्स मिलेंगे लेटर में, ओके। सो ये हो गया हमारा लेटर का क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी। तो अब ये आपका एनालिटिकल पैराग्राफ है, ये भी आपका 5 मार्क्स का होता है। देखो इसमें क्या है, इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है वो थोड़ी डिफरेंट है। कैसे, देखो 2 मार्क्स आपको मिलेंगे फॉर्मेट के लिए, सॉरी फॉर्मेट इसमें एनालिटिकल पैराग्राफ में होता नहीं, बिकॉज इसमें तो आपको सिंपल पैराग्राफ लिखना है, तो इसका फॉर्मेट नहीं होता है। तो 2 मार्क्स मिलेंगे आपको कंटेंट के लिए, 2 मार्क्स कंटेंट के लिए मिले, फिर 2 मार्क्स आपको मिलेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज के लिए, मतलब आपने कौन सा सेंटेंस पहले लिखा है, क्या आइडियाज को आपने कैसे ऑर्गेनाइज अरेंज किया, उसके 2 मार्क्स मिलेंगे। फिर 1 मार्क आपको मिलेगा एक्यूरेसी के लिए, जो वर्ड्स हैं, ग्रामर है, वो सब सही है या नहीं, ठीक है। तो ये आपका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है। तो टोटल ये 5 मार्क्स का आपका एनालिटिकल पैराग्राफ है, 2 फॉर कंटेंट, 2 फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज एंड 1 फॉर एक्यूरेसी, ठीक है। तो एनालिटिकल पैराग्राफ में ऐसा है। अब इसमें भी आपको चॉइस गिवन है, या तो आप ये वाला कर सकते हो, ए पार्ट कर सकते हो, या फिर आप आगे बी पार्ट कर सकते हो। तो रीड कर लेते हैं। सो गुरमीत कौर इज एन एस्पायरिंग कैंडिडेट फॉर अ पब्लिक फंडेड इंजीनियरिंग कॉलेज इन द सबर्ब्स। तो गुरमीत कौर क्या है, वो एक एस्पायरिंग कैंडिडेट है एक इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए जो कि पब्लिकली फंडेड है सबर्ब्स में, ठीक है। शी बिलोंग्स टू नियर बाय विलेज, हैज मिनिमम टेक्नोलॉजिकल स्किल्स एंड एक्सपोजर, हैज द रिक्वायर्ड कट ऑफ परसेंटेज एंड इज लुकिंग फॉर कंप्लीट और पार्शियल स्कॉलरशिप। लेकिन वो कहाँ से बिलोंग करती है, वो एक नियर बाय विलेज से बिलोंग करती है एंड उसके पास बहुत कम टेक्नोलॉजिकल स्किल्स और एक्सपोजर है, लेकिन उसके पास रिक्वायर्ड कट ऑफ परसेंटेज है, मतलब जितनी परसेंटेज रिक्वायर्ड है कॉलेज में एंटर करने के लिए उतनी परसेंटेज है, एंड वो एक कंप्लीट या फिर पार्शियल स्कॉलरशिप की तलाश कर रही है, ठीक है। राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स एनालाइजिंग हर स्वॉट। स्वॉट मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, तो ये हो गया SWOT। नोट्स टू सपोर्ट योर स्टैंड ऑन वेदर शी शुड ज्वाइन और नॉट ज्वाइन द कॉलेज। तो हमें एक पैराग्राफ लिखना है 100 से 120 वर्ड्स के बीच में, एंड हमें बताना है, एनालाइज करना है हमें SWOT को, मतलब हमें उस कॉलेज की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को हमें एनालाइज करना है, एंड हमें पैराग्राफ लिखना है कि उसको कॉलेज को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखो आपके 2 स्टैंड हो सकते हैं, या तो आप सपोर्ट में लिख सकते हो कि वो जो गुरमीत कौर है उसको कॉलेज को ज्वाइन करना चाहिए, तो एनालाइज करके आप या फेवर में लिख सकते हो कि उसे ज्वाइन करना चाहिए, तो आप उसके लिए अपने रीजंस दोगे एंड पैराग्राफ लिखोगे। या फिर आपका दूसरा ओपिनियन हो सकता है कि उसे कॉलेज ज्वाइन नहीं करना चाहिए। तो ये 2 ओपिनियंस है, किसी पर भी आप पैराग्राफ लिख सकते हो, और यू कैन राइट इन फेवर ऑल्सो, इन अगेंस्ट ऑल्सो, ठीक है, योर विश, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमें उस कॉलेज की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट के बारे में बताया गया है, इनका यूज करते हुए हमें पैराग्राफ लिखना है। तो इन पॉइंट्स का हमें यूज करना है अपने पैराग्राफ में, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं फेवर में बता रही हूँ कि गुरमीत कौर को कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, मैं उस कॉलेज की स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज को ज्यादा हाईलाइट करूंगी कि उस कॉलेज में ये सारे फीचर्स हैं, ये स्ट्रेंथ है उसकी, ये अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी गुरमीत कौर को, एंड जो वीकनेसेस एंड थ्रेट है वो काफी कम है। तो मैं इन चीजों को हाईलाइट करूंगी एंड मैं कंक्लूड करूंगी कि गुरमीत कौर को क्या करना चाहिए, कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए,
लेकिन फिर ये अगर आपका दूसरा ओपिनियन है, अगर आप पैराग्राफ इस बारे में लिख रहे हो कि गुरमीत कौर को कॉलेज ज्वाइन नहीं करना चाहिए, तो आप क्या करोगे, वीकनेसेस एंड थ्रेट को ज्यादा हाईलाइट करोगे। आप वीकनेसेस बताओगे, थ्रेट्स बताओगे, एंड जो स्ट्रेंथ है एंड अपॉर्चुनिटीज है उस पर इतना फोकस नहीं करोगे। एंड लास्ट में आप कंक्लूड करोगे कि जो वीकनेसेस एंड थ्रेट है वो आउटशाइन कर रही है, वो ज्यादा है, वो इसलिए आउटशाइन कर रही है, इस वजह से गुरमीत कौर को कॉलेज ज्वाइन नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो यू कैन हैव एनी ओपिनियन एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू विल राइट योर पैराग्राफ इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। ठीक है, एंड ये मार्किंग स्कीम में इसका पूरा अच्छे से पैराग्राफ लिखा भी हुआ है, यू कैन सी फ्रॉम देयर ऑल्सो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ओके, सो एंड ये एक एनालिटिकल पैराग्राफ का टॉपिक है, इसके चॉइस में आपको ये वाला टॉपिक गिवन है, आप ये वाला भी कर सकते हो, योर चॉइस। ठीक है, सो रीड द फॉलोइंग एक्सक्रिप्ट फ्रॉम एन ऑनलाइन पोस्ट ऑफ अ वेबसाइट ऑन एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। तो ये एक ऑनलाइन पोस्ट है, इसको रीड करते हैं। किड्स हु अप्रिशिएट हाउ मच एफर्ट, टाइम एंड केयर गोज इनटू ग्रोइंग फूड विल अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट फार्मर्स आर एंड व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ आवर अर्थ। तो वो किड्स, वो बच्चे जो कि जानते हैं कि कितना ज़्यादा एफर्ट लगता है, कितना टाइम लगता है, कितनी केयर करनी पड़ती है फूड को ग्रो करने में, तो वो समझेंगे, वो अंडरस्टैंड करेंगे कि फार्मर्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एंड अर्थ को प्रोटेक्ट करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन द वर्ल्ड ऑफ टुडे गार्डनिंग नीड्स टू बी गिवन मोर इंपॉर्टेंस देन स्पोर्ट्स, म्यूजिक एंड डांस इन ऑल स्कूल्स बिकॉज इट क्रिएट्स environmental stewards and outdoor learning laboratories that help in the child and community for years to come। तो यहाँ पर अब बोला गया है कि जो किड्स हैं आज की वर्ल्ड में, आज की टाइम में जो गार्डनिंग है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए रादर देन म्यूजिक, डांस और स्पोर्ट्स। इन चीज़ों, ये फील्ड्स इंपॉर्टेंट है लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंस गार्डनिंग को दी जानी चाहिए। इससे क्या होगा, एक इन्वायरमेंटल स्टीवर्ड्स एंड आउटडोर लर्निंग लेबोरेटरीज क्रिएट होंगी जो कि चाइल्ड एंड कम्युनिटी दोनों को हेल्प करेंगी। ओके, सो दैट्स व्हाई गार्डनिंग शुड बी गिवन मोर इंपॉर्टेंस। तो ये आपको पूरा ये पोस्ट गिवन है, राइट अ पैराग्राफ इन 100 to 120 वर्ड्स टू एनालाइज द गिवन आर्ग्यूमेंट। तो इस आर्ग्यूमेंट को एनालाइज करने के लिए आपको पैराग्राफ लिखना है 100 से 120 वर्ड्स में। ठीक है, आप फेवर में भी लिख सकते हो, अगेंस्ट में भी लिख सकते हो। यू कुड थिंक अबाउट व्हाट अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस माइट वीकन द गिवन कंक्लूजन एंड इंक्लूड रैशनल एविडेंस दैट वुड स्ट्रेंथन और काउंटर द गिवन आर्ग्यूमेंट। तो आप अपनी और दूसरे एक्सप्लेनेशंस या फिर एविडेंसेस इसमें इंक्लूड कर सकते हो अपने ओपिनियन को, अपनी आर्ग्यूमेंट को प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो इसमें देखो आप क्या बताओगे कि जो स्कूल्स में जैसे एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पोर्ट्स होता है, म्यूजिक होता है, डांस होता है, इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए गार्डनिंग को, बिकॉज ये जो सारी एक्टिविटीज़ हैं इनसे पर्सनल लेवल पर ग्रोथ होती है, एक इंडिविजुअल खुद अपने लेवल पर ग्रो करता है। लेकिन अगर गार्डनिंग को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे तो इससे जो चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं, उनमें अवेयरनेस आएगी कि ग्लोबल लेवल पर क्या इश्यूज़ हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है कि एनवायरनमेंट को इतना ज़्यादा डैमेज हो रहा है, जो हमारी इकोसिस्टम की जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो रही है, फ्लोरा एंड फौना को इतना नुकसान हो रहा है, कितने एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। सो ये जो इशू है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल लेवल पर है, तो इसकी अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए स्कूल्स में गार्डनिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। तो ऐसे आप अपने पॉइंट को प्रूव करोगे इन योर पैराग्राफ इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। ठीक है, एंड आप दूसरे एक्सप्लेनेशन या दूसरे एविडेंसेस का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई डेटा पता है, यू कैन राइट दैट टू प्रूव योर पॉइंट। ठीक है, तो ये आपका दूसरा ऑप्शन है एनालिटिकल पैराग्राफ का, यू कैन राइट एनी वन फ्रॉम दिस। ओके, तो हमारा सेक्शन बी खत्म हो गया है, ग्रामर एंड राइटिंग स्किल्स। अब हम आ गए हैं सेक्शन सी विच इज लिटरेचर। तो जो हमारा लिटरेचर वाला पोर्शन है वो है हमारा सेक्शन सी, एंड ये पूरा 40 मार्क्स का है। देखो टोटल 80 मार्क्स की आपकी थ्योरी होगी, उसमें से 40 मार्क्स तो सिर्फ लिटरेचर के ही हैं। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि लिटरेचर के जो आपके चैप्टर्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सारे चैप्टर्स को एक स्टोरी की तरह एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीडिंग करो, बिकॉज जो क्वेश्चंस हैं उनको आप तभी आंसर कर पाओगे जब आपने चैप्टर की थीम को, चैप्टर की स्टोरी को बहुत अच्छे से समझा है। ठीक है, एंड लिटरेचर इज कैरिंग 40 मार्क्स अलोन, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। ठीक है, जो हमारा रीडिंग सेक्शन था, सेक्शन ए, वो टोटल 20 मार्क्स का था। जो आपका सेक्शन बी था, ग्रामर, उसमें 10 मार्क्स की थी, राइटिंग स्किल्स भी उसमें 10 मार्क्स की थी। अब लिटरेचर आपका पूरा 40 मार्क्स का है। ठीक है, सो लेट्स सी। सो अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द 2 एक्सट्रैक्ट्स गिवन। तो देखो लिटरेचर में आपके पास एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। कैसे? देखो चैप्टर में से कोई पार्ट निकाल लेंगे, कोई 2-3 लाइंस ले लेंगे एंड फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये होते हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए चैप्टर की रीडिंग, लाइन बाय लाइन रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके,
तो इसमें आपको देखो दो चैप्टर पर ये एक्सट्रैक्ट गिवन है। ये पहला चैप्टर है ग्लिम्स ऑफ इंडिया, इसमें से ये एक्सट्रैक्ट गिवन है, एंड अगला चैप्टर आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर इज द बुक दैट सेव द अर्थ, तो ये दूसरा एक्सट्रैक्ट है। तो इनमें से कोई आपको एक करना है। तो जो चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा है, जो चैप्टर आप कंफर्म हो कि आप उसके सारे क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे, तो वो वाला आप कर सकते हो, वो वाला एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। सो अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द 2 एक्सट्रैक्ट्स, कोई भी एक आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, एंड ये 5 मार्क का होगा एक एक्सट्रैक्ट, तो दोनों में से एक आप अटेम्प्ट करोगे तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सो लेट्स रीड द फर्स्ट वन। तो ये है ग्लिम्स ऑफ इंडिया का ये एक्सट्रैक्ट गिवन है। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, प्रांजल who had been born and brought up on a plantation didn't share राजवीर्स एक्साइटमेंट। तो जो प्रांजल है वो वहीं पर टी गार्डन्स में ही बॉर्न हुआ था एंड वहीं पर पला बड़ा था, तो उसके लिए प्लांटेशंस को देखकर वो इतना एक्साइटेड फील नहीं करा था, जबकि जो राजवीर है वो बहुत ही एक्साइटेड था प्लांटेशंस एंड टी गार्डन्स को देख के। ठीक है, ओ दिस इज अ टी कंट्री नाउ, ही सेड, असम हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड। वो बोलता है कि ये टी कंट्री है और असम में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है टी प्लांटेशंस का पूरी दुनिया में। ठीक है, you will see enough gardens to last you a lifetime। एंड फिर प्रांजल बोलता है कि तुम इतने टी गार्डन्स यहाँ पर देखोगे तुम्हारी पूरी लाइफ टाइम लग जाएगी। सो देर आर मेनी टी गार्डन्स हियर। ठीक है, I have been reading as much as I could about tea, राजवीर said. No one really knows who discovered tea, but there are many legends। तो फिर राजवीर बोलते हैं मैं टी के बारे में बहुत रिसर्च कर रहा हूँ, बहुत पढ़ रहा हूँ, मैंने बहुत पढ़ा है टी के बारे में, मैं जितना पढ़ सकता हूँ उतना पढ़ रहा था। एंड राजवीर बोलता है कि अभी तक किसी को एग्जैक्टली नहीं पता कि टी किसने डिस्कवर किया है, लेकिन इसके बारे में काफ़ी लेजेंड्स हैं। लेजेंड्स मतलब ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरीज हैं इसके बारे में, लेकिन एग्जैक्टली किसी को नहीं पता कि टी किसने डिस्कवर किया। ठीक है, तो ये एक्सट्रैक्ट है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज प्रांजल नॉट एज एक्साइटेड एज राजवीर अबाउट द टी गार्डन्स। तो प्रांजल इतना एक्साइटेड क्यों नहीं था? बिकॉज वो वहीं पर बॉर्न हुआ था, वहीं पर वो पला बड़ा था, तो उसके लिए टी गार्डन्स को देखना, प्लांटेशंस को देखना इतना एक्साइटमेंट वाली वो चीज नहीं थी जितना राजवीर के लिए थी। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ही हैड ग्रोन अप इन एंड अराउंड टी गार्डन्स। ठीक है, he disliked looking, ये गलत है। had worked himself in the tea garden, ये भी गलत है। he was bored with tea gardens, ये भी गलत है। so option number C will be the correct answer, he had grown up in and around tea gardens। then what does प्रांजल mean by saying that Assam has the largest concentration of plantations in the world? जब प्रांजल ने ये बोला कि असम में सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है टी प्लांटेशंस की पूरी दुनिया में, इसका क्या मतलब है? मतलब टी की हार्वेस्टिंग करना, कल्टीवेशन करना, ये सारा कुछ जो है ये असम में सबसे ज़्यादा किया जाता है, इसलिए उसकी सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है वहाँ पर। सो दिस इज द मीनिंग। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक विद वन वर्ड ओनली। फिल इन द ब्लैंक हमें करना है एक वर्ड से। प्रांजल्स डैश कम्स थ्रू क्लियरली व्हेन ही एक्सक्लेम्स यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम। तो अभी एक्सट्रैक्ट में हमने देखा कि प्रांजल बोलता है कि तुम बहुत से टी गार्डन्स देखोगे, इतने टी गार्डन्स हैं कि तुम्हारी पूरी लाइफ लग जाएगी, पूरी तुम्हारी लाइफ टाइम लग जाएगी। तो ये क्या शो कर रहा है कि प्रांजल क्या है? फ्रस्ट्रेटेड है। ठीक है, सो प्रांजल्स फ्रस्ट्रेशन कम्स थ्रू। जब वो ये सेंटेंस बोलता है तो उसकी फ्रस्ट्रेशन, वो फ्रस्ट्रेटेड होके ये बोल रहा है, इरिटेटेड होके ये बोल रहा है, तो यहाँ पर आएगा प्रांजल्स फ्रस्ट्रेशन, या फिर आप इरिटेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली इतने राजवीर इतना एक्साइटेड है लेकिन प्रांजल इतना एक्साइटेड नहीं है, तो वो उसको फ्रस्ट्रेट होके बोल रहा है अरे बहुत टी गार्डन्स हैं, अभी इतने ज़्यादा टी गार्डन्स हैं कि तुम्हारी पूरी लाइफ टाइम लग जाएगी। ठीक है, सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन। ठीक है, देन How according to राजवीर does the world know about the discovery of tea? तो राजवीर अभी बोलते हैं, राजवीर ने ये सेंटेंस बोला कि अभी तक किसी को एग्जैक्टली नहीं पता कि टी किसने डिस्कवर किया, लेकिन बहुत उसके बारे में लेजेंड्स हैं, मतलब ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरीज हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? हाउ अकॉर्डिंग टू राजवीर, तो राजवीर के अकॉर्डिंग वर्ल्ड को कैसे पता है टी की डिस्कवरी के बारे में? सही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। हिस्टोरिकल प्लेसेस, ट्रेडिशनल टेल्स, ऑथेंटिक एनेक्डोट्स, पॉपुलर पब्लिकेशन। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? ट्रेडिशनल टेल्स, बिकॉज राजवीर ने ये बोला कि काफ़ी लेजेंड्स हैं इसके बारे में, लेकिन एग्जैक्टली किसी को नहीं पता। तो लेजेंड्स मतलब वही होता है, ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरीज। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, देन select the option that correctly captures the application of the word cried as used in line 1 of the extract। जो line 1 है हमारी एक्सट्रैक्ट की, देखो यहाँ पर ये line 1 में क्या है? हे अ टी गार्डन राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। यहाँ पर राजवीर ने एक्साइटेड होके ये बोला
कि देखो एक टी गार्डन है, तो क्राइड का यहाँ पर मतलब क्या है, जब हम बहुत ही एक्साइटेड होके तेज आवाज में जब चिल्लाते हैं उसको क्राइड बोलते हैं। ये क्राइड का मतलब लिटरल मीनिंग तो हो गया रोना, लेकिन यहाँ पर जब हम एक्साइटेड होके बहुत तेज आवाज में बोलते हैं उसको भी क्राइड बोलते हैं, क्राइड एक्साइटेडली। तो यहाँ पर ये जो क्राइड जिस तरीके से यूज किया गया है उसी तरीके से कौन से सेंटेंस में यहाँ पर यूज किया गया है, सही ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। सो ए ऑप्शन इज जसप्रीत क्राइड अ लॉट इन स्पाइट ऑफ विनिंग सेकंड प्लेस इन कंपटीशन। जसप्रीत कंपटीशन में दूसरी प्लेस पर आई लेकिन फिर भी वो बहुत रोई, तो यहाँ पर क्राइड का मतलब है रोना। सो दिस इज रॉन्ग बिकॉज हमें तो उस जो जिस तरीके से फर्स्ट लाइन में यूज किया वो वाला उस तरीके से हमें सेंटेंस को यहाँ पर उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। जसप्रीत क्राइड आउट लाउड व्हेन शी सॉ अ व्हाइट टाइगर इन द सैंक्चुरी। जसप्रीत ने जब सैंक्चुरी में व्हाइट टाइगर को देखा तो वो एक्साइटेड होकर डर के वो उसने बहुत ही जोर से उसने क्राइड मतलब उसने एक्साइटेड होके क्राई किया। सो यहाँ पर उस तरीके से यूज किया जो लाइन 1 में यूज किया था। सो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, ठीक है। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। जसप्रीत क्राइड फॉर आवर्स व्हेन द पुलिस वर अनेबल टू फाइंड। यहाँ पर वो रो रही है क्योंकि पुलिस उसके पेट को फाइंड आउट नहीं कर पाए, तो ये भी गलत है। जसप्रीत हैज बेयरली क्राइड सिंस शी वाज 3 years ऑफ एज। 3 साल के होने के बाद जसप्रीत बहुत ही कम बार रोई है, तो यहाँ पर क्राइड का मतलब रोना है। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो ऑप्शन नंबर B will be the correct answer. Jaspreet cried out loud when she saw a white tiger in the sanctuary. ठीक है, देन तो ये पहला एक्सट्रैक्ट हो गया। उसी के ऑप्शन में ये दूसरा वाला एक्सट्रैक्ट गिवन है, कौन से चैप्टर से, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। अब इस एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चंस देखते हैं। सो ओमेगा, it shall be done sir, remove vitamins, crew takes vitamins from boxes on their belts, present vitamins। तो यहाँ पर ओमेगा बोलता है कि it shall be done sir, remove vitamins, ठीक है, विटामिन्स को रिमूव करो। तो फिर वो क्या करते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट में एक्शन गिवन है कि कमांड देने के बाद वो कर क्या रहे हैं, ठीक है। सो जो क्रू है वो क्या करता है, विटामिन्स लेते हैं बॉक्स में से, एंड वो बॉक्स जो उनकी बेल्ट पर लगे हुए हैं, ठीक है। एंड देन वो बोलता है प्रेजेंट विटामिन्स, मतलब विटामिन्स को अपने प्रेजेंट करो, मतलब आगे लाओ, दिखाओ मुझे, ओके। सो दैट इज प्रेजेंट विटामिन्स। देन दे होल्ड विटामिन्स आउट इन फ्रंट ऑफ देम स्टिफली, एंड वो क्या करते हैं, विटामिन्स को आगे ऐसे प्रेजेंट करते हैं स्टिफली, मतलब ऐसे स्टिफ करके अपने हाथ को प्रेजेंट करते हैं। स्वैलो विटामिन्स, तो वो बोलता है अब विटामिन्स को स्वैलो करो। दे पॉप द विटामिन्स इनटू देयर माउथ्स एंड गल्प साइमल्टेनियसली, वो क्या करते हैं, विटामिन्स अपने मुंह में ऐसे डालते हैं एंड उसको गल्प कर लेते हैं, ठीक है। They open their eyes wide, their heads shake and they put their hands to their foreheads। तो वो क्या करते हैं, एकदम से वो अपनी आंखों को वैसे वाइड खोल लेते हैं एंड फिर अपने हेड को वो शेक करते हैं एंड देन वो अपने दोनों हैंड्स को फोरहेड पर रख लेते हैं। फिर थिंक टैंक, एक्सीलेंट नाउ डिसिफर दैट कोड, और फिर वो बोलता है एक्सीलेंट अब कोड को डिसिफर करो, मतलब कोड का मीनिंग फाइंड आउट करो, उसको समझो, ठीक है। ऑल इट शेल बी डन सर, दे फ्राउन ओवर द बुक टर्निंग पेजेस, एंड फिर सभी बोलते हैं इट शेल बी डन सर, मतलब सर हम ऐसा करेंगे, एंड फिर वो क्या करते हैं, फ्राउन करते हैं, मतलब ऐसे फ्राउन करके बुक के पेजेस को टर्न करते हैं। ओमेगा ब्राइटली, आहा, आयोटा ब्राइटली, ओहो, ऊप बर्स्टिंग इनटू लाफ्टर, हा हा हा। Think tank, what does it say? Tell me this instant. Transcribe omega, ठीक है। तो फिर वो ये सब ब्राइटली वो ये वर्ड्स बोलते हैं एंड फिर थिंक टैंक बोलता है कि इसका क्या मतलब है मुझे जल्दी बताओ, और इसको ट्रांसक्राइब मतलब इसको ट्रांसलेट करके मुझे बताओ, ठीक है। तो ये आपका एक्सट्रैक्ट है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ में से। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली कैप्चर्स द यूसेज ऑफ द वर्ड प्रेजेंट फ्रॉम लाइन 1 ऑफ द एक्सट्रैक्ट। तो इस एक्सट्रैक्ट की पहली लाइन में यहाँ पर ये जो है प्रेजेंट विटामिन्स, ये इस प्रेजेंट वर्ड को किस तरीके से यूज किया गया है, देखो प्रेजेंट यहाँ पर यूज किया, प्रेजेंट मतलब दिखाना, मतलब विटामिन्स को दिखाओ, आगे लाओ, तो प्रेजेंट करो, ठीक है। तो इस तरीके से प्रेजेंट वर्ड को यहाँ पर यूज किया है। अब सिमिलर तरीके से प्रेजेंट को कौन से और सेंटेंस में यहाँ पर यूज किया है वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। सो लेट्स सी, ए ऑप्शन में है ऊप्स रिसीव्ड अ नाइस प्रेजेंट फ्रॉम थिंक टैंक। तो यहाँ पर नाइस प्रेजेंट, यहाँ पर प्रेजेंट का क्या मतलब है, गिफ्ट, कि उसको एक अच्छा गिफ्ट मिला। तो लेकिन जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन में प्रेजेंट को किस तरीके से यूज किया है, कोई चीज प्रेजेंट करना, दिखाना, सामने लाना, तो यहाँ पर ये मीनिंग तो नहीं हो सकता इसका, मतलब ये तो सही तरीके से यूज नहीं है। सो दिस इज रॉन्ग। देन आयोटा नीड्स टू प्रेजेंट हिज ओपिनियन फर्मली, आयोटा को अपने ओपिनियन को फर्मली प्रेजेंट करना होगा, मतलब आगे लाके रखना होगा, बताना होगा अपने ओपिनियन को। सो ये ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, बिकॉज वो अपने ओपिनियन को क्या कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, आगे लाके रख रहा है।
ओके, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। ओमेगा मस्ट फोकस ऑन द प्रेजेंट एंड लीव द पास्ट, तो यहाँ पर कौन से प्रेजेंट की बात हो रही है? टाइम वाला प्रेजेंट, कि अभी आज की प्रेजेंट की बात करो, पास्ट को पीछे छोड़ दो। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। देन ऊप्स डिडंट नो एनीवन दो अ क्राउड वॉज प्रेजेंट, तो यहाँ पर प्रेजेंट होने का मतलब होता है जब कोई चीज़ वहाँ पर होती है, जैसे क्राउड वहाँ पर थी या नहीं, तो ये ऊप्स को नहीं पता था। ठीक है, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, बिकॉज यहाँ पर प्रेजेंट को उसी तरीके से यूज़ किया जैसे लाइन 1 में यूज़ किया। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर। देन कंप्लीट द एनालॉजी बाय सिलेक्टिंग द सुटेबल वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट, तो टेक्स्ट में से हमें एक सुटेबल वर्ड सिलेक्ट करके इसको कंप्लीट करना है। तो देखो फ्राउन का है स्माइल, तो ग्लूमिली का क्या होगा? देखो फ्राउन करने का मतलब होता है जब हम कोई चीज़ हमें समझ नहीं आती, तो ऐसे जब हमारी आईब्रोज ऐसे रिंकल करते हैं तो उसको बोलते हैं फ्राउन करना। तो फ्राउन का यहाँ पर उल्टा लिखा है स्माइल। ठीक है, फ्राउन करते हैं जब हम कंफ्यूज होते हैं या हमें कोई चीज़ समझ नहीं आती, एंड स्माइल करते हैं जब हम हैप्पी होते हैं। तो ग्लूमिली से रिलेटेड हमें यहाँ पर वर्ड ढूंढना, मतलब ग्लूमिली के अपोजिट वर्ड ढूंढना है। ग्लूमिली का मतलब होता है सैडली, जब हम कोई चीज़ जब हम सैड होते हैं, सैडली का मीनिंग होता है ग्लूमिली। तो अब इससे अपोजिट वर्ड हमें ढूंढना है टेक्स्ट में। तो देखो यहाँ पर टेक्स्ट में ये ब्राइटली वर्ड लिखा है, तो ये जो ब्राइटली वर्ड है ये ग्लूमिली का बिल्कुल अपोजिट है। ब्राइटली मतलब खुश होकर, एनर्जेटिक होके, सो यहाँ पर ब्राइटली आएगा। ठीक है, बिकॉज देखो यहाँ पर फ्राउन का उल्टा स्माइल है, तो ग्लूमिली का उल्टा क्या होगा? ब्राइटली होगा। सो हियर इन दिस ब्लैंक द आंसर विल बी ब्राइटली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज द रीजन व्हाई ऑल क्रू मेंबर्स वर आस्क्ड टू हैव विटामिन्स। तो क्या रीजन था, रीजन क्या था कि सभी क्रू मेंबर्स को विटामिन्स लेने के लिए बोला गया? ठीक है, तो क्या रीजन है इनमें से? बूस्ट देयर फिजिकल एनर्जीज, अडेप्ट टू देयर सर्कमस्टांसेस, क्विकली टर्न ऑल द पेजेस, या अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक टास्क। तो आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर डी, टू अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, देन according to the extract, what did think tank most likely want Omega to do when he said ट्रांसक्राइब? तो जब थिंक टैंक ने बोला कि ट्रांसक्राइब करो, तो ट्रांसक्राइब करने का क्या मतलब है? यहाँ पर हमें सिंपल वही बताना है। तो आपको ट्रांसक्राइब का मीनिंग इसमें से देखना है कि कौन से वर्ड्स ट्रांसक्राइब के मीनिंग है, उसके सिनोनियम है एक टाइप से। ठीक है, रीड अलाउड ट्रांसक्राइब का मतलब होता है जोर से बोलना, नहीं, सो दिस इज रॉन्ग। ट्रांसलेट, यस, ट्रांसक्राइब का मतलब होता है ट्रांसलेट करके बताना, सो 2 इज करेक्ट। मेक नोट्स, नहीं, नोट्स बनाने का कोई मतलब, नोट्स बनाना ट्रांसक्राइब का मतलब नहीं होता, सो दिस इज रॉन्ग। इंटरप्रेट, यस, इंटरप्रेट भी ट्रांसक्राइब का ही मतलब होता है, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। रिकॉर्ड रिएक्शंस, ये भी गलत है, रिएक्शंस को रिकॉर्ड करना ट्रांसक्राइब नहीं होता है। सो 2 और 4 ये दोनों जो वर्ड्स हैं ये सही वर्ड हैं जो ट्रांसक्राइब को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये इसके मीनिंग है। सो 2 और 4 आर करेक्ट। सो कौन से ऑप्शन में 2 और 4 है? बी, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, देन okay, so last question, the playwright places certain words and sentences in brackets in the given extract, list any ways these benefit both the director and actors। तो आपने देखा कि यहाँ पर एक्सट्रैक्ट में कुछ वर्ड्स को ऐसे ब्रैकेट में लिखा है, देखो यहाँ पर ऐसे लिखा है कि इट शैल बी डन सर, रिमूव विटामिन, फिर ब्रैकेट में लिख दिया क्रू टेक विटामिन फ्रॉम बॉक्सेस ऑन देयर बेल्ट। तो ये ब्रैकेट में जो चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं, इससे कैसे हेल्प मिलती है एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स को? तो देखो 2 तरीके आपको बताने, एक तो जो एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स हैं उनको पता लगता है कि जो भी परफॉर्मेंस हो रही है, जो कुछ भी परफॉर्म किया जा रहा है, उसमें क्या इमोशंस हैं, क्या जेस्चर्स किए जाएंगे, तो ये ब्रैकेट से पता चलता है। ब्रैकेट में जो लिखा है ये कमांड दी, एंड उसके बाद क्या एक्शन हो रहा है वहाँ पर, क्या मूवमेंट्स करी जा रही हैं, वो ब्रैकेट में बताया। तो इससे एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स को हेल्प मिलती है इमोशंस एंड जेस्चर्स को समझने के लिए। एंड दूसरा इसका फ़ायदा होता है कि जो है उनको अंडरस्टैंड कर पाते हैं वो कि कैसे वो मूवमेंट्स करेंगे इन द परफॉर्मेंस, क्या उन्हें मूवमेंट्स करनी है। ठीक है, जैसे रिमूव विटामिन, तो उन्होंने बेल्ट बॉक्स में से अपने विटामिन लिए, तो ये मूवमेंट्स का उन्हें पता चल रहा है। किससे पता चल रहा है? ये ब्रैकेट में जो सेंटेंसेस लिखे हैं उनसे। ठीक है, सो इस तरीके से एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स की हेल्प हो रही है। ओके, सो ये इसका आंसर है। ओके, तो ये था हमारा एक्सट्रैक्ट। अब हम आ गए हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। अब इसमें भी हमारे पास एक्सट्रैक्ट ही है, लेकिन इसमें पोएम्स हैं। ठीक है, ये 2 पोएम्स में से एक्सट्रैक्ट है, इनमें भी आपके पास ऑप्शन है, आप जो से भी पोएम आपने अच्छे से प्रिपेयर करी आप उसमें से उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो पहली पोएम है ये एक्सट्रैक्ट है द ट्रीज वाली पोएम में से। ठीक है, अगर आपने द ट्रीज पोएम अच्छे से पढ़ी है तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड दूसरा ऑप्शन आपके पास है दिस, तो ये एक्सट्रैक्ट है कौन सी पोएम में से? फॉर एनी ग्रेगोरी, तो ये उस पोएम में से एक्सट्रैक्ट है। सो द पोएम विच यू हैव प्रिपेयर्ड वेल यू कैन अटेम्प्ट दैट। ठीक है, तो पहली पोएम को हम देखते हैं।
सो दिस इज द पोएम, रीड करते हैं। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। तो यहाँ पर जो ट्रीज हैं उनको कंपेयर किया गया है वुमेन से। तो ट्रीज जो हैं वो फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं, वो बाहर निकल के फॉरेस्ट में जा रहे हैं। तो ऐसे ही वुमेन को इससे कंपेयर किया, वुमेन को ट्री से कंपेयर किया। ये जो वुमेन है वो अपने घर से निकलकर बाहर जा रही हैं, ठीक है। सो द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, वेयर नो बर्ड कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड, नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये जो फॉरेस्ट था ये इन सारे दिनों में वो एम्प्टी था, मतलब उसमें कोई ट्री नहीं था, ठीक है। वो फॉरेस्ट एम्प्टी था इन सारे दिनों में, और कोई भी बर्ड वहाँ पर बैठ नहीं सकती थी। मतलब अगर ट्रीज होंगी ही नहीं फॉरेस्ट में तो बर्ड्स आकर कहाँ पर बैठेंगी, ठीक है। सो नो बर्ड्स कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड। अब जो इंसेक्ट होते हैं वो कहाँ पर हाइड करते हैं, ट्रीज में ही हाइड करते हैं, उनकी बाग में, उसकी ब्रांचेस में। तो अब जो इंसेक्ट हैं वो भी हाइड नहीं कर पाते थे, बिकॉज फॉरेस्ट में ट्रीज थी ही नहीं, ओके। नो सन ब्यूरी इट्स फीट इन शैडो। तो जो सन है उसकी सनलाइट नहीं पड़ती थी ट्रीज पर, बिकॉज देयर वर द फॉरेस्ट वाज एम्प्टी। सो द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। और ये जो फॉरेस्ट था ये इन सारी नाइट्स में एम्प्टी था, लेकिन मॉर्निंग तक, मतलब अगली सुबह तक ये फॉरेस्ट पूरा ट्रीज से भर जाएगा, फुल ऑफ ट्रीज होगा। बिकॉज अब जो ट्रीज हैं वो बाहर जा रहे हैं, मतलब एक टाइप से वुमेन से कंपेयर किया कि वुमेन अब बाहर आ रही हैं, तो जो फॉरेस्ट है वो ट्रीज से भर जाएगा मॉर्निंग तक, ठीक है। तो ये आपकी पूरी पोएम है, इसमें से ये एक्सट्रैक्ट है। अब हमें क्वेश्चंस को आंसर करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द सेंटेंस एप्रोप्रिएटली। इट इज क्लियर दैट पर्सोनिफिकेशन इज द पोएटिक डिवाइस यूज्ड फॉर नो सन बरी इट्स फीट बिकॉज। तो यहाँ पर हमें पता है कि ये जो लाइन है नो सन बरी इट्स फीट, इस लाइन में पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस है। हमें बताना है कि ऐसा क्यों है। तो देखो हमें पता चल रहा है कि पोएम्स में जो पोएटिक डिवाइस है वो तो पूछे जाएंगे ही। सो पोएटिक डिवाइसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो भी पोएम्स हैं तो कौन सी लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस है ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज उसमें से क्वेश्चन आते ही हैं। तो इस लाइन में पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस है, हमें रीजन बताना है दैट व्हाई इज इट सो। तो देखो यहाँ पर बोला है नो सन बरी इट्स फीट। तो देखो सन तो एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, उसके फीट तो होते ही नहीं है। तो यहाँ पर हम एक नॉन लिविंग चीज को ह्यूमन के फीचर्स दे रहे हैं, और ऐसे जब हम ह्यूमन के फीचर्स देते हैं, ह्यूमन के एट्रीब्यूट्स देते हैं किसी नॉन लिविंग थिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अपनी पोएम में, तब कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है, पर्सोनिफिकेशन होता है। तो इसीलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस है, ठीक है। Then the poet has used a poetic device in the given lines. What effect does she wish to create by its use? तो इन लाइन्स में पोएट ने जो सी पोएटिक डिवाइस का यूज किया, तो उस पोएटिक डिवाइस से क्या अफेक्ट होगा इन लाइन्स पर, वो हमें बताना है। तो देखो लाइन्स क्या है, नो बर्ड कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड, नो सन। तो यहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइस है, इंजैममेंट। यहाँ पर देखो वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, तो नो बर्ड कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड, नो सन। तो कौन सा पोएटिक डिवाइस है, इंजैममेंट। एंड इससे क्या अफेक्ट क्या पड़ रहा है इन लाइन्स पर, जो पोएट है वो इन बातों को हाईलाइट करने की कोशिश कर रही है, इस पर और ज्यादा वो एम्फसाइज कर रही है, ठीक है। कि देखो कोई बर्ड को बैठने के लिए जगह नहीं थी, कोई इंसेक्ट हाइड नहीं कर सकता था, कोई सन नहीं था। सो लाइक दिस शी इज गिविंग एम्फसाइज, वो हाईलाइट कर रही है, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा, एम्फसाइज होगा, बिकॉज यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, राइमिंग भी नहीं हो रही है यहाँ पर, एंड ना ही कोई ह्यूमर मतलब मजाक की बात करी जा रही है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एम्फसाइज, ठीक है। सो नेक्स्ट इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। द एक्सट्रैक्ट यूजेस ट्री एज अ सिंबल फॉर कंजर्वेटिव पीपल। इस एक्सट्रैक्ट में ट्री को किस चीज के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया गया, तो हमें पता है ट्रीज को यूज किया है वुमेन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ कंजर्वेटिव पीपल बोला है, सो दिस इज रॉन्ग, सो दिस इज फॉल्स। इसका आंसर हो गया फॉल्स। Then select the appropriate option to complete the sentence according to the extract. तो हमें यहाँ पर सही word को choose करना है so that we can fill the blank. Okay, the idea of a forest that has been empty all these days is. तो ये आइडिया हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जो फॉरेस्ट है वो क्या है, एम्प्टी है इतने सारे दिनों से, उसमें कोई भी ट्री नहीं है। तो ये जो आइडिया है ये क्या है, अननेचुरल है, स्केरी है, मैजिकल है या लेजेंडरी है। अब देखो फॉरेस्ट में ट्रीज नहीं है तो ये कोई लेजेंडरी या मैजिकल चीज तो है नहीं, ना ही ये स्केरी है। इट इज अननेचुरल बिकॉज फॉरेस्ट में तो ट्रीज होते ही हैं, अब फॉरेस्ट में ट्रीज नहीं है मतलब फॉरेस्ट खाली है, सो इट मीन्स इट इज अननेचुरल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। Then next one, how does the use of enjambment
इम्पैक्ट दिस एक्सट्रैक्ट। तो हमें पता है कि जो वो लाइंस थी, नो सन, नो बर्ड कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड, तो उन लाइंस में इंजैममेंट पोएटिक डिवाइस है। तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है एक्सट्रैक्ट पर। अब इंजैममेंट को कब यूज़ किया जाता है, जब कोई भी लाइंस होती है ना, उनको वो जो लाइंस हैं वो कंटिन्यू रहती हैं, उसमें कोई भी पंक्चुएशन नहीं होती है, जैसे कि कोई फुल स्टॉप नहीं होता, कोई कॉमा नहीं होता, कॉलन सेमी कॉलन कुछ नहीं होता, वो जो लाइन है वो ऐसी कंटिन्यू रहती है। इससे क्या होता है कि हम लाइंस को स्मूथली एंड स्विफ्टली पढ़ पाते हैं बिना किसी इंटरप्शन के, ठीक है। तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि हम अच्छे से जल्दी हम रीड कर पाते हैं लाइंस को। तो सही आंसर क्या होगा, इट फोर्सेस फ्रीक्वेंट पॉजेस, नहीं पॉजेस होते ही नहीं है, ठीक है, इंजैममेंट में कंटिन्यू रहती हैं लाइंस, तो ये तो गलत हो गया। इट सिंप्लीफाइज द मीनिंग, ऐसा नहीं है कि वो मीनिंग को सिंप्लीफाई कर रहा है, हमारे लिए रीड करना आसान हो जाता है, सो दिस इज रॉन्ग। इट बिल्ड्स मोमेंटम, ये सही आंसर होगा, बिकॉज मोमेंटम क्रिएट होता है, हम स्पीडीली रीड कर पाते हैं लाइंस को बिना किसी इंटरप्शन के। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। इट मेक्स द लाइंस लिरिकल, लिरिकल की कोई यहाँ पर बात नहीं हो रही, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ अब इसी पोएम का आपको एक एक्सट्रैक्ट दे दिया, अब इसी के ऑप्शन में ये दूसरी पोएम है, आप ये वाली भी कर सकते हो, योर विश। तो ये पोएम है ये कौन सी पोएम है, फॉर एन ग्रेगरी। इस पोएम में से कुछ लाइंस हैं, फिर इसके बेस पर हम क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। सो लेट्स रीड इट। बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर, ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, दैट यंग मैन इन डिस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर। तो वो कह रही है कि मैं अपने हेयर को डाई करवा लूंगी एंड ऐसा कलर कर दूंगी अपने बालों का, जैसे कि ब्राउन, ब्लैक या फिर कैरेट कलर। इससे क्या होगा, जो यंग मैन हैं, जो डिस्पेयर में हैं, वो क्या करेंगे, वो दे विल लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन, मतलब वो मुझे लव करेंगे लेकिन मेरे लिए करेंगे, माई सेल्फ अलोन, मेरी एक्सटर्नल ब्यूटी के लिए नहीं, ठीक है। एंड नॉट माई येलो हेयर, बिकॉज उसके क्या है, बहुत ही प्रिटी येलो हेयर है उसके, सो शी इज लव्ड फॉर हर एक्सटर्नल ब्यूटी, लेकिन वो चाहती कि शी शुड बी लव्ड फॉर हर सेल्फ अलोन, इसीलिए वो कह रही है कि अपने बालों को डाई कर लूंगी इन दीज कलर्स, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछे हमसे, व्हाट इज द पोएट्स टोन इन द एक्सट्रैक्ट। तो इस एक्सट्रैक्ट में पोएट का टोन क्या है, थॉटफुल, अथॉरिटेटिव, एजिटेटेड, इंसल्टिंग या आर्ग्यूमेंटेटिव। तो एजिटेटेड है, वो गुस्से में है, बिकॉज शी इज नॉट लव्ड फॉर हर इनर ब्यूटी, सो दैट्स व्हाई शी इज एजिटेटेड। एंड वो आर्ग्यूमेंटेटिव भी है, वो आर्ग्यूमेंट दे रही है कि मैं अपने बालों को डाई कर लूंगी, सो द टोन इज एजिटेटेड एंड आर्ग्यूमेंटेटिव। तो 3 and 5 होगा इसका आंसर, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, 3 and 5, ठीक है। देन What causes the young man to despair according to the extract। तो यहाँ पर लिखा है ना, जो young man है वो despair में है, तो वो despair में क्यों है, because they are hopelessly in love with her, that's why वो despair में है, ठीक है। Then identify the reason for speakers need to color her hair as per the extract। तो वो अपने हेयर को कलर क्यों करना चाहती है, इसके पीछे क्या रीजन है, क्या नीड है, ये हमें बताना है। हर कंट्रोल ओवर व्हाट मेक्स हर लुक ब्यूटीफुल, हर डिजायर टू बी लव्ड फॉर इनर ब्यूटी, हर नीड टू चेंज पीपल्स परसेप्शन अबाउट ब्यूटी, या फिर हर कन्विक्शन दैट शी इज ब्यूटीफुल इनसाइड। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, बिकॉज उसका एक कन्विक्शन है, मतलब उसका ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ है दैट शी इज ब्यूटीफुल इनसाइड एंड वो उसके लिए शी शुड बी लव्ड फॉर दैट, सो इसीलिए वो अपने बालों को डाई करना चाहती है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। देन कंप्लीट द एनालॉजी अबाउट द स्पीकर्स हेयर। तो ये एनालॉजी हमें कंप्लीट करनी है। येलो है ब्लॉन्ड के लिए, येलो कलर ब्लॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कौन सा कलर कैरेट को रिप्रेजेंट करेगा, सो इट कैन बी रेड और ऑरेंज, रेड या फिर ऑरेंज कलर कैरेट को रिप्रेजेंट करेगा, तो आप कोई भी लिख सकते हो, रेड ऑरेंज बोथ आर करेक्ट, ठीक है। Then select the sentence in which the word set is used in the similar manner as line 2 of the extract। तो extract की line 2 में यहाँ पर ये set color यूज किया, तो ये किस तरीके से यूज किया है, देखो, but I can get a hair dye and set such color there। सेट सच कलर दे मतलब मैं अपने बालों का वैसा कलर कर लूंगी, तो यहाँ पर सेट का मतलब वो है हेयर का कलर करना, तो सेट का मीनिंग यहाँ पर ये है। तो इसी सेम मैनर में कौन से सेंटेंस में यहाँ पर यूज किया गया है, सेट को हमें बताना है। सो आई वॉन्ट टू सेट हिम अप एंड गेट माई वर्क डन। मैं उसको अपने लिए काम पर रखना चाहती हूँ एंड उससे अपना काम करवाना चाहती हूँ। क्या ये सिमिलर मैनर में यूज है, नहीं, सो दिस इज रॉन्ग। डू यू हैव अनदर सेट ऑफ बुक्स। तो सेट ऑफ बुक्स मतलब अनदर आपके पास बंडल है बुक्स का, तो वो हो गया सेट, तो यहाँ पर भी सिमिलर मैनर में यूज नहीं किया गया है, सो दिस इज रॉन्ग। द डेजर्ट नीड्स टू सेट फॉर 2 hours बिफोर बीइंग सर्व्ड। डेजर्ट को सर्व करने से पहले 2 घंटे के लिए रखना पड़ता है, उसको वहीं पर सेट होने देना पड़ता है, तो यहाँ पर सिमिलर मैनर में इसको यूज किया, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द सही आंसर, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, द सेट फॉर द स्कूल प्ले लुक्ड क्वाइट ग्रैंड। तो सेट मतलब जो उन्होंने पूरा अरेंजमेंट किया है, जो भी डेकोरेशन वगैरह करी है, उस सेट की बात हो रही है, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ओके।
सो ये इसका आंसर है। तो हमारा जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस थे वो हो गए हैं, अब हमसे ये डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी। तो इसमें ये देखो हमें 5 क्वेश्चंस हैं, इस ये वाला जो 6th पार्ट है इसमें हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं अलग अलग चैप्टर्स में से। इनमें से हमें किसी 4 क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना है 40 to 50 वर्ड्स में, ठीक है। एंड ये सारे क्वेश्चंस क्या है, 3 मार्क्स के, एनी 4 यू हैव टू अटेम्प्ट, एक आप इसमें से छोड़ सकते हो, ठीक है। So let's read. First question है, validate the given statement with reference to baby seagull's fear. Fear doesn't exist anywhere else other than one's mind. तो इस statement को हमें validate करना है with reference to the baby seagull's fear. तो जो fear है वो हमारे सिर्फ mind में exist करता है और कहीं पर नहीं होता। तो इस statement को हमें बताना है baby seagull के fear के reference में। तो हमें पता है कि जो baby seagull है वो उड़ नहीं पा रहा था because वो unsure था, उसे डर लग रहा था कि अगर वो उड़ने की कोशिश करेगा तो उसके जो wings हैं वो उसे support नहीं करेंगे। एंड उसने अपनी मदर को, अपने फादर को, अपने भाई बहनों को भी उसने उड़ते हुए देखा, लेकिन फिर भी वो उड़ नहीं पा रहा था बिकॉज उसको डर था कि अगर वो उड़ने की कोशिश करेगा तो वो नीचे सी में गिर जाएगा। तो सिर्फ उसके माइंड में था, लेकिन जब वो उड़ने लगा तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सो इस एग्जाम्पल से ये वैलिडेट होता है कि जो फियर है वो सिर्फ हमारे माइंड में एग्जिस्ट करता है और कहीं नहीं, ठीक है। तो अब ये अगला क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम हिज फर्स्ट फ्लाइट 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ये क्वेश्चन फायर एंड आइस वाली पोएम से है। इसमें पूछा है कि जो पोएट हैं वो पर्सनली ये कन्विक्शन क्यों होल्ड करते हैं कि जो वर्ल्ड है वो प्राइमरली एंड करेगी फायर में। बिकॉज जैसे हमें पता है कि फायर एंड आइस में ये लाइन है फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड। तो फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड इसका क्या मतलब है कि जो पोएट हैं उन्होंने खुद ये अपने पर्सनल लेवल पे एक्सपीरियंस किया, उन्होंने खुद देखा है कि वर्ल्ड में लोग कितने ज़्यादा ग्रीडी हैं, कितनी डिज़ायर है उनकी जो मटेरियल थिंग्स हैं उनको अटेन करने की। तो इस डिज़ायर की वजह से, डिज़ायर को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है फायर से, इसलिए जो वर्ल्ड है वो डिस्ट्रॉय होगी, वो उसकी डिस्ट्रक्शन होगी फायर की वजह से। सो दैट्स वाई जो पोएट हैं वो ये कन्विक्शन होल्ड करते हैं, ठीक है। देन ये क्वेश्चन है आपका मैडम राइड्स अ बस में से। यहाँ पर पूछा है कि जो वली है वो यूनिक मेडन बस राइड एक्सपीरियंस उसका पॉसिबल हो पाया बिकॉज वो एक स्मॉल विलेज से बिलोंग करती थी। तो क्या आप एग्री करते हो, वाई या वाई नॉट? तो देखो वो विलेज में रहती थी, तो विलेज में रहती थी इस वजह से वो बस की राइड को एंजॉय कर पाई। देखो विलेज में क्या होता है, बहुत अच्छा व्यू देखने को मिलता है एंड ऊपर से जो विलेज है वो सेफ भी होता है, वो सेफली खुद अकेली वो ट्रैवल कर पाई एंड वो वापस अपने घर भी आ गई। जबकि ऐसे मेजर सिटीज़ में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर बहुत क्राउडेड होते हैं एंड क्राइम भी बहुत होता है। सो दैट्स वाई शी दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज शी बिलोंग टू अ स्मॉल विलेज, ठीक है। इसका आप रीज़न दे दोगे। फिर ये क्वेश्चन है टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन वाली पोएम में से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द प्रपोजल। तो कोई भी आप इसमें से 4 अटेम्प्ट कर सकते हो, ये सारे चैप्टर्स के वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। तो ये अगला क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन है, कोई 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं 40 से 50 वर्ड्स में, ठीक है। ये भी 3 मार्क्स के हैं। तो पहला ये क्वेश्चन ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी में से है। यहाँ पूछा कि डॉक्टर हैरियट अपने पेशेंट्स को बहुत अच्छे से जानते थे और उनके ओनर्स को भी बहुत अच्छे से जानते थे, इसको हमें डिस्कस करना है। तो जैसे कि हमने देखा कि जब जो मिसेस पंफ्रे थी वो अपने डॉग को लेकर, ट्रिकी को लेकर वॉक पे जा रही थी, तो मिस्टर हैरियट ने उन्हें देखा अपनी कार से एंड देखते ही उनको पता चल गया कि जो ट्रिकी की हालत है वो बहुत ख़राब है, वो बहुत ही अनहेल्दी है, ठीक है। फिर जब उन्होंने मिसेस पंफ्रे को बोला कि आपको इसकी डाइट पर ध्यान देना होगा, इसकी डाइट को आपको कट ऑफ करना होगा, तो मिस्टर हैरियट को पहले से ही पता था कि मिसेस पंफ्रे ऐसा कुछ नहीं करेंगी बिकॉज वो इतना ज़्यादा उसको पैम्पर करती हैं, वो ऐसा कुछ भी हार्ड डाइट ट्रिकी को नहीं देंगी। तो उनको पहले से ही पता था एंड जब वो ट्रिकी को लेकर आए हॉस्पिटल में तो उन्हें पता था कि उनको कैसे वो ट्रिकी को ठीक करना है। उन्होंने उसका कोई इलाज नहीं किया, बस उसको सिंपल रखा, उसे खाना नहीं दिया एंड दूसरे डॉग्स के साथ खेलने के लिए दिया। तो इससे हमें पता चलता है कि जो डॉक्टर हैरियट हैं वो अपने पेशेंट्स को एंड उनके ऑनर्स को भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आप एग्जाम्पल्स देके इसका आंसर लिखोगे, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन मिडनाइट विजिटर वाले चैप्टर में से यहाँ पर बोला है कि एक रीज़न दो कि राइटर ने ऑसेबल को शॉर्ट एंड फैट की कैरेक्टरिस्टिक क्यों दी। बिकॉज ये परसेप्शन तोड़ने के लिए कि जो डिटेक्टिव्स होते हैं वो हमेशा लॉन्ग एंड टॉल नहीं होते। ये हमारे दिमाग में परसेप्शन बन रखा है, जो भी हम मूवीज़ वगैरह देखते हैं उससे हमारे दिमाग में परसेप्शन है कि डिटेक्टिव्स कैसे होते हैं, लंबे से होते हैं, उनकी एक हैट होती है, मिस्टीरियस सा उनका लुक होता है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो ऑसेबल है उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा दिया, शॉर्ट एंड फैट। ये क्यों उन्होंने ऐसा किया, वो एम्फोसाइज करना चाहते थे कि फिजिकल अपीयरेंस से कुछ नहीं होता है, एक इंसान की कितनी मेंटल एबिलिटी है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना इंटेलिजेंट है, वो उस केस को सॉल्व कर पाएगा या नहीं। सो ही वांटेड टू एम्फोसाइज ऑन द पावर ऑफ द माइंड ऑन द मेंटल एबिलिटी, इसीलिए उन्होंने फिजिकल अपीयरेंस को ऐसा किया, ठीक है।
सो इनमें से कोई भी आप 2 कर सकते हो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट में से है। देन इसमें से भी आपको कोई एक क्वेश्चन आंसर करना है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। तो ये वाला आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ये 2 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है 100 से 120 वर्ड्स में, एंड एक क्वेश्चन इसमें 6 मार्क्स का है, ठीक है। सो ये पहला क्वेश्चन है, मिजबिल एंड द टाइगर। तो हमें पता है सरमन एट बनारस इस चैप्टर में बुद्धा ने ये कोट बोला था कि वीप करने से, रोने से या फिर दुख मनाने से, ग्रीव करने से हम किसी भी खोई हुई चीज़ को वापस नहीं ला सकते एंड पीस ऑफ माइंड को ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। तो इस मैसेज का हमें यूज़ करना है क्या, किसको एडवाइस देने के लिए, उस बॉय को एडवाइस देने के लिए जिसने अपनी बॉल को लॉस किया था बॉल पोएम में। हमें पता है बॉल पोएम में एक लड़का था, वो अपनी बॉल के साथ खेल रहा था एंड उसकी बॉल पानी में गिर जाती है। तो बॉल का जो लॉस हुआ है उस लॉस से कॉप अप करने के लिए हमें इस बॉय को एडवाइस देनी है, मैसेज समझाना है, जो कि इस कोट में हमें मिल रहा है। एंड हमें ये भी बताना है कि ऑल्सो इवैल्यूएट व्हाई इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर हिम टू अंडरस्टैंड द नोशन। एंड हमें ये भी बताना है कि उसके लिए इस एडवाइस को समझना मुश्किल क्यों होगा। तो देखो हमारी लाइफ में हमारे पास काफ़ी चीज़ें होती हैं एंड मटीरियल का थिंग्स का लॉस भी होता है, लेकिन उस लॉस को उस खोई हुई चीज़ को हम वापस नहीं ला सकते अगर हम उस पर ग्रीव करेंगे, अगर हम रोएंगे। तो जो लॉस है ये एक लाइफ का एक नॉर्मल पार्ट है, ठीक है। एंड इससे हमें लेसन सीखना है एंड आगे बढ़ना है, डिसहार्टन नहीं होना है, ठीक है। इस कोट का हमें ये मैसेजेस को देना है। एंड इस बॉय के लिए ये मैसेज समझना, ये नोशन समझना डिफिकल्ट क्यों होगा, बिकॉज वो अभी बहुत छोटा है, वो बहुत यंग है इस चीज़ को समझने के लिए, ठीक है। एंड टाइम टू टाइम वो इससे कॉप अप कर पाएगा, ठीक है। एंड ही हैव टू गो थ्रू द पेन ऑफ लूजिंग द थिंग्स, ठीक है। देन अब आप अगला क्वेश्चन भी सेम इसी पैटर्न में है कि आपको इनमें से कोई एक अटेम्प्ट करना है 100 से 120 वर्ड्स में से। अब ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं ये आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाली बुक में से पूछे गए हैं, दोनों चैप्टर्स वहीं से। सो फर्स्ट इज फिक्शन राइटर्स प्रेफर क्रिएटिंग ग्रे कैरेक्टर्स रादर देन ब्लैक एंड व्हाइट, एनालाइज दिस इन डिटेल विद रेफरेंस टू बोथ द कैरेक्टर्स ऑफ द थीव स्टोरी। सो जो राइटर्स होते हैं ना वो ग्रे कैरेक्टर्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ग्रे कैरेक्टर्स क्या होते हैं, वो कैरेक्टर्स जो कि ना ही पूरे परफेक्ट होते हैं एंड ना ही पूरे बुरे होते हैं, मतलब उनमें कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं कुछ बुराइयाँ भी होती हैं, ठीक है। जैसे कि हमने थीव स्टोरी के कंटेक्स्ट में हमें इसको एक्सप्लेन करना है। हमने देखा कि थीव स्टोरी में जो हरी सिंह थे वो कितने 15 ईयर्स ओल्ड की थी, लेकिन फिर भी वो थीफ थे, वो चोरी करा करते थे। तो उनका ये नेगेटिव पॉइंट है, वो चोरी करते थे एंड वो मतलब झूठ बहुत अच्छे से बोलते थे, लेकिन फिर अनिल से मिलने के बाद उनके बिहेवियर की वजह से वो चेंज भी हो गए, उन्होंने अपनी चोरी किए हुए पैसे को उनको वापस कर दिया, तो चेंज भी आया। तो उनमें कुछ अच्छाइयाँ भी थी बुराइयाँ भी थी। तो हमें यहाँ पर हरी सिंह की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी। वैसे ही अनिल बहुत ही स्वीट थे, वो काइंड थे, ईजी गोइंग थे, वो जल्दी से ट्रस्ट कर लेते थे, लेकिन उनकी कुछ वीकनेसेस क्या थी कि वो इतने अच्छी तरीके से मनी को मैनेज नहीं करते थे एंड उन्होंने वो मतलब इजीली ट्रस्ट कर लेते थे। तो ये भी एक वीक पॉइंट है, एक वीकनेस है उनका। तो आपको दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स की यहाँ पर बताना है एंड इससे जस्टिफाई करना है कि ग्रे कैरेक्टर्स हैं ये, इनमें अच्छाइयाँ भी हैं बुराइयाँ भी हैं, लेकिन टाइम टू टाइम ये इनमें इम्प्रूवमेंट आई। ब्लैक एंड वाइट कैरेक्टर्स नहीं है। ब्लैक एंड वाइट मतलब एक ऐसा कैरेक्टर जो पूरा ही विलन होता है एंड वाइट कैरेक्टर जो पूरा ही हीरो होता है, ऐसा तो नहीं है। दोनों कैरेक्टर्स में कुछ अच्छाइयाँ भी थी बुराइयाँ भी थी, तो वो आपको बताना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन में है ऑनर अमंग थीव्स इज कंसिडर्ड अ पॉपुलर कोड, एग्जामिन अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट एज अ स्टोरी वोवन अराउंड दिस कोड। तो थीव्स में ऑनर होता है, तो ये क्वेश्चन कौन सी स्टोरी में से है, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट में से। तो हमें पता है कि हमने स्टोरी में देखा था, इस चैप्टर पर वीडियो भी अपलोडेड है, हमने देखा था कि वो दोनों जो थीफ होते हैं वो एक दूसरे पर डाउट नहीं करते एंड एक दूसरे को डबल चेक नहीं करते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि थीव्स में ऑनर होता है एंड आपको इसी कोड का यूज़ करते हुए वहाँ पर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जो भी कैरेक्टर्स थे स्टोरी में, उनके बारे में बताने कि कैसे उन्होंने एक दूसरे पर डाउट नहीं किया एंड डबल चेक नहीं किया, ओके। एंड इन सारे चैप्टर्स पर वीडियो भी अपलोडेड है, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, सो यू कैन ईजिली आंसर दीज ऑल क्वेश्चंस गिवन इन द लिटरेचर पार्ट, ठीक है। तो ये आपका पूरा ये सैम्पल पेपर ओवर हो गया, ये लास्ट सेक्शन था आपके सैम्पल पेपर का। सो आई होप आपको ये सैम्पल पेपर का वीडियो यूजफुल लगा होगा। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।